हेलो दोस्तों, स्वागत मेरे चैनल केम स्टूडियोज में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक केमिकल बॉन्डिंग का एक्सरसाइज 1 का पार्ट नंबर 1 इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंगल चॉइस क्वेश्चन है दोस्तों सारे के सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है व्हाट विल बी द करेक्ट फार्मूला इफ ए एंड बी आर इन्वॉल्व टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। अगर ए और बी जो है वो आयनिक कंपाउंड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनके कॉन्फ़िगरेशन ये दिए गए हैं तो फॉर्मूला क्या होगा। दोस्तों बहुत इजी है। वैसे तो आप सीधे एलिमेंट पहचाने, ये है एलिमेंट जिंक, और जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों Zn+2 हो जाएगा। ये है सल्फर, है ना, ये क्या है सल्फर। और सल्फर जब आयनिक बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर -2 चार्ज आता है। तो इस तरीके से ZnS कंपाउंड बनेगा बच्चों। Zn क्या था अपना A और S क्या था B। तो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों AB, इसलिए आपका आंसर B बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, जिसके अंदर बोला जा रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ 2 एलिमेंट्स A एंड B आर 17 एंड 20। 17 का मतलब क्लोरीन हो गया और 20 का मतलब कैल्शियम हो गया बच्चों। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा, क्योंकि कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से वो Ca2+ बनाएगा। ठीक है बच्चों, और Cl जो है वो माइनस बनाएगा, क्रॉस करेंगे इसको तो इस तरीके से CaCl2 बन जाएगा। पर Ca आपका B है बच्चों और Cl जो है आपका A है, तो Ba2 आपका फॉर्मूला हो जाएगा आंसर डी डेली। कई सारे बच्चों ने A2B भी लगाया होगा, पर दोस्तों मैं आपको बता दूं केटायंस आर रिटन बिफोर एनायंस। देने वाले का नाम लेने वाले से पहले लिखा जाता है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। किसके इलेक्ट्रॉन सेम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो मॉलिक्यूलर स्पीशीज है बच्चों। तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी काम चल जाएगा। ठीक है ना। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन के 4। नाइट्रोजन के 5 होते हैं, 4 हाइड्रोजन के 4, और +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो ये यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे भी 8 हो गया। तो फर्स्ट तो होगा, तो क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट तो होगा ही होगा, इसलिए बॉम्बे नहीं होगा और दिल्ली नहीं होगा। ठीक है, अब अपने को सेकंड चेक करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है ना, सेकंड, ठीक है ना, सेकंड चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट तो होगा ही होगा। फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन अपन देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे NO और CN, बिल्कुल NO की अगर मैं बात करूँ तो ये 15 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं टोटल देखें। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर देखें नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन के 6, टोटल कितने हो गए बच्चों 11। और साइनाइड में कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 5 और एक और आ गया, तो टोटल हो गए बच्चों 10। तो इस तरीके से ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है इसका मतलब हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो आपका आंसर अपने आप दिख रहा है ए आगरा हो जाएगा, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम चेक कर सकते हैं कि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में सल्फर, ठीक है ना, सल्फर SO2 है ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने की अगर यहाँ पे बात चल रही है तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं। सल्फर के जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अपने 16। ठीक है बच्चों, और 2 ऑक्सीजन के भी हो जाएंगे 16। ठीक है, नाइट्रोजन के टोटल होते हैं 7, और 3 ऑक्सीजन के जो है वो 24, और 1 नेगेटिव चार्ज और आ गया है। ठीक है, तो ये भी टोटल कितना हो गया बच्चों 32, और ये भी कितना हो गया बच्चों 32। इस तरीके से आपका आंसर आगरा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, इसको देखें यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। किसकी लैटिस एनर्जी हाईएस्ट है। तो जब भी अपने लैटिस एनर्जी का क्वेश्चन आएगा हम चार्ज को प्रेफरेंस देंगे बच्चों, Na+Cl-, Al+3 और F-, Al+3 और O-2। इस तरीके से बच्चों यहाँ पे देखो 6 Q1 इंटू Q2 की वैल्यू देखें तो यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है,
यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, आंसर आपका डी डेली हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, HCN एंड HNC। देखो बच्चों, HCN और HNC की बात करें तो HC ट्रिपल बॉन्ड N इस तरीके से बनेगा और HNC H एंड ट्रिपल बॉन्ड C इस तरीके से बनेगा। इसमें दोनों में सेंट्रल एटम डिफरेंट है। ठीक है, तो बोथ प्रोड्यूस सेम आयन, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब ये आयन की फॉर्म में टूटता है तो साइनाइड लिखो या NC लिखो, बात एक है, क्योंकि आयन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर यहाँ पे उसने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है और कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है, इस वजह से ये दोनों डिफरेंट है पर आयन की फॉर्म में सेम है। तो बोथ प्रोड्यूस सेम आयंस ऑन आयनाइजेशन, ये बात बिल्कुल सही हो गई। और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सिंगल चॉइस है। पर और देखते हैं, इक्वल टेंडेंसी नहीं, दोनों की इक्वल टेंडेंसी नहीं होगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन से बॉन्डेड मतलब हाइड्रोजन कार्बन से बॉन्डेड है या हाइड्रोजन नाइट्रोजन से बॉन्डेड, दोनों की बॉन्ड एनर्जी अलग अलग होगी, तो दोनों के टूटने की टेंडेंसी भी अलग अलग होगी। दोनों का सेंट्रल एटम डिफरेंट है, दोनों नॉट लीनियर, पर ये लीनियर है बच्चों, ये शेप जो है वो लीनियर शेप आएगा, इसलिए आगरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस अपन को बोला गया है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस, और क्या पूछा है उसके अंदर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन। पहले एक N3 की बात करें तो एक नाइट्रोजन में 5 होते हैं, 3 में 15 और एक और आया तो कितने हो गए बच्चों, 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए एक में। और एक मोल के अंदर कितने होंगे बेटा, 1 मोल N3 माइनस, 1 मोल N3 माइनस की बात कर रहे हैं तो 1 मोल N3 माइनस के अंदर कितने होंगे, 16 Na होंगे और 1 मोल का मतलब 42 ग्राम होगा। पर आपको बोला है 4.2 ग्राम मतलब 0.1 मोल। अब वो मतलब है ना, N3 माइनस 0.1 मोल का मतलब 1.6 Na। समझ में आ गई बात, तो आंसर आपका सी कलकत्ता, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट है। ठीक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज द बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। देखो बच्चों, NCl3 एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है, पर RbCl आयनिक कंपाउंड है और आयनिक बॉन्ड जो हैं वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। या इसमें ऐसे भी देख सकते हो कि भाई पहले ये डाउट आता है कि सर अभी हमें कैसे पता चलेगा कि किस में आयनिक है किस में नहीं है, पर हमने बच्चों ये तो पढ़ा है कि जिसके अंदर डेल्टा En ज़्यादा होता है उसके आयनिक होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा डेल्टा En किसका है वैसे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा बेरिलियम क्लोराइड बच्चों कोवेलेंट होता है, तो डेल्टा En RbCl का ज़्यादा उस बेसिस पे, और BCl3 कोवेलेंट होता है, इसलिए आपका आंसर बी बॉम्बे। ठीक है, विच हैज़ द हाइएस्ट लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी का क्वेश्चन आया है बच्चों, ठीक है ना, ये हो गए अपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है, पूछा है कि विच हैज़ द हाइएस्ट लैटिस एनर्जी। ये +1 -1 +1 -1 +1 -1, पर ये बच्चों +2 और -2, और हमेशा हमें लैटिस एनर्जी में चार्ज को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, इसलिए आपका आंसर डी डेली हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है, विच सेट ऑफ स्पीशीज है ना इज मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर। बच्चों मॉलिक्यूल वो होता है जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, जैसे NaCl इज नॉट अ मॉलिक्यूल, क्योंकि एक Na प्लस बहुत सारे Cl माइनस से सराउंडेड होता है, और एक Cl माइनस बहुत सारे मतलब 6 है ना Na प्लस से सराउंडेड होता है। आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ लैटिस, तो NaCl इज अ लैटिस। CO2 की बात करें तो CO2 C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O है, तो CO2 में CO2 की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, पर NaCl की इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है कि एक Na और एक Cl है ना, बहुत सारे Na और उतने ही Cl, ये है NaCl। पर CO2 एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इस वजह से CO2। समझ गए। HCl, CO2 एक मॉलिक्यूल है, HCl H कोवेलेंट बॉन्ड Cl होता है, यहाँ पे भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, इस वजह से ये एक मॉलिक्यूल है। पर SiO2 एक नेटवर्क सॉलिड होता है बच्चों,
सिलिकॉन, ऑक्सीजन, 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 सिलिकॉन है ना, फिर सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन। ये एक नेटवर्क सॉलिड है बच्चों, क्योंकि सिलिकॉन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। सिलिकॉन SI डबल बॉन्ड ओ नहीं होता, क्योंकि सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है, उसका साइज बड़ा है बच्चों, वो पाई बॉन्ड इजीली नहीं बनाता है। इस वजह से बच्चों ये लैटिस होता है, मॉलिक्यूल नहीं होता है बच्चों। पर CO2 और HCl की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, तो वो क्या होंगे बच्चों, मॉलिक्यूल होंगे। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इज लेस देन 8 किलो जूल पर मोल। 8 किलो जूल पर मोल का मतलब हो गया वीकेस्ट इंटरेक्शन किसके अंदर है। देखो बच्चों, यहां पे आयोनिक बॉन्ड है, यहां पे दोनों के बीच में कोई ना कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। पर अगर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं समझ में आ रहा, शुरू में तो आप ऐसे समझो बेटा कि ये चार्ज स्पीशीज है, ये बिना चार्ज वाली, ये चार्ज वाली, ये बिना चार्ज वाली। तो इनमें इनके अट्रैक्शन तो अच्छे खासे स्ट्रांग होंगे, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है। अब ये देखो, ये होगा कोई ना कोई डेल्टा EN होने की वजह से पोलर बॉन्ड, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव आएगा। तो इनके बीच में, जबकि जीनोन पे चार्ज 0 होगा बेटा, कोई पार्शियल चार्ज नहीं होगा। तो आप ये समझो कि इन सब में सबसे वीक इंटरेक्शन कौन करेगा, बी बॉम्बे जीनोन वाला करेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इस वजह से बहुत ही वीक इंटरेक्शन होगा, और इसलिए आपका आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वेरिएबल कोवेलेंसीज एग्जिबिट बाय, है ना। तो देखो बेटा, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, फ्लोरीन की 1 होती है, क्लोरीन 1 3 5 7 होती है, क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन की 3, फॉस्फोरस की 3 5 होती है, सल्फर की 2 4 6 होती है, क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल है। और फॉस्फोरस की 3 5 होती है, इनके पास d ऑर्बिटल है। पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर सकते, इस वजह से आंसर ए आ गया। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में फॉर्मल चार्ज 0 दिया है, क्योंकि सिर्फ अपन को n की बोलनी है। अगर मैं n+ की बोलूँगा तो उसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी, समझ गए। फॉर्मल चार्ज आने पर इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे फॉर्मल चार्ज 0 बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखें क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है जनरली 2 शो करता है, पर अगर O+ हो गया तो 3 शो कर देगा, O- हो गया तो 1 शो कर देगा। तो वेरिएबल हो सकती है, पर बच्चों मेरी बात को ध्यान देना कि ये हमेशा जो है वो, अगर कोई चार्ज नहीं है तो 3 और 2 ही शो करेंगे। कंसीडर 3 हाइपोथेटिकल आयनिक कंपाउंड, ये अपन ने, है ना, पीरियोडिक में लास्ट में करा था, अगर ध्यान हो आपको। देखें यहाँ पे AB, A+B, A+2 और B-2 आएगा, A+1 और B-2 आएगा, और A+3 और B-2 आएगा। इसमें सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी A+3 और B-2 की होगी, क्योंकि यहाँ चार्ज ज़्यादा है बच्चों। तो बन जाएगा आपका A2B3। A2B3 आयनिक कंपाउंड में चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। आंसर आपका बी बॉम्बे हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के लिए, है ना, इंफॉर्मेशन बतानी है। फॉर आयनिक कंपाउंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल शुड बी हाई। नहीं बेटा, आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए मेटल का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होनी चाहिए, और नॉन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये आपका करेक्ट के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। आयनिक बॉन्ड हैज़ नॉन डायरेक्शनल नेचर, ये बिल्कुल सही बात हो गई। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं, क्योंकि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फॉर कंप्लीटेशन ऑफ ऑक्टेट आयनिक बॉन्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नहीं बेटा, दोनों का नेचर अलग है। आयनिक बॉन्ड जो है वो शेयरिंग से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बॉन्ड है, जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड है। तो ये गलत हो गया।
आयनिक कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। क्यों बच्चों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयन फिक्स है, Na+Cl- फिक्स है, तो मूवमेंट नहीं है, और मूवमेंट नहीं है तो वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। पर मोल्टन स्टेट में ये मेल्ट हो गए तो केटायन थोड़ा अलग हो गया, एनायन अलग हो गया, मूवेबल हो गया, तो वो कंडक्टिविटी शो करेंगे, इसलिए ये भी सही है। ड्यूरिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इफ लैटिस एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? तोड़ू एनर्जी होती है, और लैटिस एनर्जी जोड़ू एनर्जी होती है, याद हो आपको तो अब मैंने बताया था कि तोड़ने वाली एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी तोड़ने का काम करती है कंपाउंड को, लैटिस एनर्जी जोड़ने का काम करती है। तो अगर तोड़ने वाली एनर्जी ज़्यादा हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कंपाउंड वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। इस तरीके से 3 स्टेटमेंट सही है। नंबर ऑफ स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3, 3 सही है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन आया है, देखो यहाँ पे, द नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट है ना ऑफ सेंटर एटम ऑफ फॉर्मेशन IF7PCl5SO2Cl2 एंड NH3 आर X, Y, Z, W रेस्पेक्टिवली। तो हमें ये बताना है कि ये कंपाउंड कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में बने, उनका नंबर हो गया X, Y, Z और W, और उनका ऑर्डर बताना है। जैसे IF7 में 7 बॉन्ड बने हैं। देखो आयोडीन जो होता है वो ग्राउंड स्टेट में 1 वैलेंसी शो करता है, 1 अनपेयर्ड। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3, फिर 5 और फिर 7। तो 7 तक आने के लिए वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में आता है। तो IF7 थर्ड एक्साइटेड स्टेट में बनता है, इसलिए X की वैल्यू 3 हो गई। PCl5 में 5 बॉन्ड बने हैं। फॉस्फोरस की ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी बच्चों होती है 3, तो एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में होती है बच्चों कितनी? 5। तो यहाँ पे जो 5 बॉन्ड बने हैं वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बने हैं, इसलिए Y की वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा। समझ गए? अब SO2Cl2, तो SO2Cl2 में सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाए हैं। ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवैलेंसी 2 होगी, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 होगी और सेकंड में बच्चों 6 होगी। तो इस तरीके से है ना, इस तरीके से आप सुनना बात को, Z की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, और NH3 जो बनता है उसमें 3 बॉन्ड बने हैं बेटा। 3 बॉन्ड का मतलब ग्राउंड स्टेट में ही बना लेगा NH3 एक्साइटेड स्टेट में जाता ही नहीं है, तो 0 होगी W की वैल्यू। तो अब आपके सामने ऑप्शन साफ साफ नजर आ रहे हैं। X सबसे ज्यादा आएगा, उससे कम Z आएगा, फिर Y आएगा, फिर W आएगा। इस तरीके से आपका आंसर आगरा आ जाएगा। समझ गए? इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है, फिर बॉन्ड देखने, कितने बॉन्ड की जरूरत है, जितने बॉन्ड चाहिए उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अनपेड इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में हमको एक्साइटेड स्टेट लिखनी है, और एक्साइटेड स्टेट के रेस्पेक्ट में अपन को नंबर पता चल जाएगा, और फिर उनका ऑर्डर बनाना है। ठीक है, चलिए यहां देखें बच्चों, 2 के बाद जंप आ रहा है, तो यहां पे ये हो गया एल्कलाइन अर्थ मेटल बच्चों, एल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया। और एल्कलाइन अर्थ मेटल में आप देखोगे कि चार्ज +2 होता है, Cl पे चार्ज -1 होता है, तो कंपाउंड बन जाएगा MCl2। आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आपसे थोड़ी मेहनत करवाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है? अ कंपाउंड कंटेन 3 एलिमेंट A, B, C. If the oxidation state of A is equal to +2, B is equal to +5 and C is equal to -2, the possible formula of compound is, तो देखें यहाँ पे A3B4C होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसके अंदर अपन को क्या करना है? पॉसिबल फॉर्मूला लिखना है। तो अपन को कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू रखेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे देखो कि 3 × +2 +2 × अब यहाँ पे ब्रैकेट, बी पे चार्ज +5 बताया है, तो अपन यहाँ पे +5 × 4 करो। ठीक है, और सी पे चार्ज क्या बताया बेटा? -2, तो यहाँ पे -2 लिखो, और इस तरीके से चेक करो क्या 0 आ रहा है? नहीं आ रहा, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं होगा। समझ गए? अब ये वाला फॉर्मूला चेक करते हैं अपन, यहीं पे कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। 3 × +2, ठीक है, और
है ना +2 इंटू, है ना +5, ठीक है बच्चों, और 6 2 है ना -2, तो यहाँ -8 लिख देते हैं। क्यों लिखा -8? 4 इंटू -2 -8 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 6 प्लस का, और ये हो गया बेटा 6 माइनस का। तो आंसर आपका बच्चों बी बॉम्बे हो जाएगा। समझ गए? अब ये वाला चेक करते हैं। देखो यहाँ 2 और 2 लिखा हुआ है, तो इसमें अपन कॉमन हो गया 2, तो है ना, तो कॉमन ले लिया 2, और इज इक्वल टू 0 भी लिखेंगे, है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 लिखा और कॉमन लिया, इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो 2 लिखने की जरूरत ही नहीं है। और ए पे चार्ज क्या लिखा है इन्होंने? +2, ठीक है। बी कितना है? +5। एक सी पे चार्ज -2, तो 3 पे कितना हो जाएगा? -6, विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये वाला देखो बच्चों, +2 लिखा ए पे, बी पे लिखा अपन ने +5, एक सी पे -2, तो 2 पे -4, नॉट इक्वल टू 0, तो आपका आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो अब ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, लुईस ऑक्टेट रूल एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास में, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन NO3-। देखें NO3- N डबल बॉन्ड O-, तो ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो अपन को डबल बॉन्ड वाला जुगाड़ लगाना है। डबल बॉन्ड को तोड़ दो बेटा, O- पॉजिटिव, डबल बॉन्ड O और O-। इस तरीके से आपके जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये अपने आप बोलेंगे कि भैया हम पे कितना चार्ज है। तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज +1 है, एक ऑक्सीजन पे -1, एक पे -1 और एक पे 0 है। इस तरीके से नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए सम ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑल एटम्स ऑफ गिवन स्पीशीज, जो सम है फॉर्मल चार्ज का, जैसे इस कंपाउंड के अंदर देखें माइनस प्लस माइनस और 0, तो ओवरऑल -1 आ रहा है। वो किसके इक्वल आ रहा है? इसके इक्वल आ रहा है। तो रियल चार्ज ऑन गिवन स्पीशीज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, इमेजिनरी चार्ज ऑन गिवन स्पीशीज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सराउंडिंग एटम। आंसर आएगा ए आगरा, जो कि सम ऑफ फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू द रियल चार्ज ऑन गिवन स्पीशीज। क्योंकि वो जो जैसे अपन ने O3- पढ़ा था, O3 पढ़ा था, O डबल बॉन्ड O माइनस और प्लस, तो यहाँ पे सम ऑफ फॉर्मल चार्ज क्या आ रहा है? 0, तो O3 पे चार्ज क्या है? 0, तो जो रियल चार्ज है वही इनके फॉर्मल चार्ज का सम है, ठीक है ना। फॉर्मल चार्ज क्या बताता है? कितने इलेक्ट्रॉन गए, कितने इलेक्ट्रॉन आए, यही तो बताता है। अच्छा ये तो आ ही गया। द फॉर्मल चार्ज ऑन 3 ऑक्सीजन एटम ऑफ O3 मॉलिक्यूल, तो काउंटिंग करना मैंने आपको सिखाया था, इससे अपन क्वेश्चन को करेंगे। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 ऑक्सीजन के 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, खुद के 5 दिख रहे होते हैं 6, इसका मतलब +1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहे हैं कितने? 7, और होते कितने? 6, तो फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों? -1, ठीक है ना। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 होते हैं, 6 दिख रहे हैं, फॉर्मल चार्ज 0, तो 0 +1 एंड -1, सो आंसर इज डी डेली। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द मॉलिक्यूल स्पीशीज विच इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इनमें से वो बताना है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। AlCl3 इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। BH2 कुछ इस तरीके से बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। BH4- देखो वैसे तो साफ दिख रहा है, सराउंडिंग में 4 एटम है, तो 4 बॉन्ड बनेंगे, और 4 बॉन्ड बनेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो आंसर सी, क्योंकि ये डेफिशिएंट नहीं रहेगा। फिर भी अपना काम है बनाना, एक एक ऑप्शन को चेक करना, जिससे एक्यूरेसी आएगी बच्चों। 6 इलेक्ट्रॉन, आंसर सी कलकत्ता हो गया। चलिए अब बोला नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड इन द ऑक्टेट स्ट्रक्चर ऑफ SO3। SO3 का ऑक्टेट स्ट्रक्चर बनाना है, तो S हो गया अपने पास में, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है। तो SO3 का स्ट्रक्चर हमसे पूछा जा रहा है, पर ऑक्टेट स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है।
तो ये नहीं चलेगा बच्चों, 8 का ध्यान रखना है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप ऐसा करो S डबल बॉन्ड O, और ये 2 बॉन्ड तोड़ दो, एक इधर वाला तोड़ दो और एक इधर वाला तोड़ दो। अब चेक करो, अब ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो गया। तो अब आप इसके अंदर देखोगे तो पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, और ये सिग्मा और पाई दोनों हो गया। तो इस तरीके से 3 सिग्मा 1 पाई, आंसर सी कैलकाटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि ऑक्टेट स्ट्रक्चर पूछा है तो 8 फॉलो करवाने की कोशिश करेंगे अपन। ठीक है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्पीशीज इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो अपन पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं बच्चों, और यहाँ पे जो है वो आपके पास में कोई लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर है। ठीक है, BF4 माइनस आप लोग बनाते हो और बनाने में आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे 0 लोन पेयर है बच्चों, पर एक फ्लोरीन पे मैं आपको बता दूँ 3 लोन पेयर आते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट होएगा ना इसका 8 करने ना। हाइड्रोजन के पास तो दिक्कत ही नहीं है, लोन पेयर ही नहीं है, पर फ्लोरीन के तो दिखाने पड़ेंगे ना बेटा। तो यहाँ पे 1 पे 3 है तो 4 पे 12 लोन पेयर है। अब वैसे तो इससे ज़्यादा कोई सा नहीं है, पर फिर भी अपन डिस्कस करते हैं। CN माइनस कुछ इस तरीके से होगा, 2 लोन पेयर। COCl2 कुछ इस तरीके से होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लोन पेयर ऑक्टेट कंप्लीट करो, ठीक है ना सर। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करें, बहुत सिंपल है। यहाँ पहले काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4, तो 5 6 7 8, 4 लगा दिए। यहाँ 1 2, तो 8 कंप्लीट करने के लिए 6 लगा दिए, तो 3 लोन पेयर हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोन पेयर है। तो अब आपका आंसर बी बॉम्बे आपको दिख गया होगा। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N3 माइनस। देखते हैं भाई क्या बात चल रही है। देखो हाँ, N3 माइनस का करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर, यहाँ देखो, यहाँ चार्ज आ रहा है बच्चों 1 2 3 4 5 0। यहाँ चार्ज 1 2 3 4, तो प्लस चार्ज आएगा जो इन्होंने दिखाया नहीं है, और 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ चार्ज -2 आएगा जो दिखाया नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है। इस वाले में देखो, बीच वाले नाइट्रोजन के 4 4 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ भाई, इस वाले के देखें तो 1 2 3 4 5 और 6, और चार्ज फॉर्मल चार्ज सही दे रखा है। 1 2 3 4 फॉर्मल चार्ज सही दे रखा है। 1 2 3 4 5 6 फॉर्मल चार्ज सही दे रखा, तो ये करेक्ट स्ट्रक्चर हो गया। ये इनकरेक्ट क्यों है देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ -1 लिखना था, यहाँ पे भी -1 लिखना था, इस वजह से ये गलत है। तो भाई अपने को क्या है, सब चीज़ें देखनी है, ऑक्टेट भी देखना है, फॉर्मल चार्ज भी देखना है। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है तो ऑक्टेट देखना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज देखने का तरीका मैंने बता रखा है, कोई सा भी एलिमेंट हो। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 होते हैं, 1 2 3 4, खुद के 4 दिख रहे हैं, तो अपन को क्या करना है, 5 में से 1 गया तो 4, इस तरीके से आंसर सी कैलकाटा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन इट्स लुईस स्ट्रक्चर, है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके अंदर है बच्चों, देखो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव नहीं है। S डबल बॉन्ड O, और इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं अपन, तो बन जाएगा S डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव, और जहाँ नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता है वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बच्चों। N डबल बॉन्ड O माइनस और लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ तो नहीं है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। HC ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ भी नहीं है। तो अपन ने ऑक्टेट स्ट्रक्चर में देखा है कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये एक तरीके का पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की तरह काम करता है, और जहाँ ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड दिखा वहाँ समझ लो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। सिंपल सी बात है, SO3 हो जाएगा। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट। इनर्ट गैस भी होना चाहिए और ऑक्टेट भी होना चाहिए। B+3 1s2 है, इनर्ट गैस है पर ऑक्टेट नहीं है बच्चों, इसलिए ये नहीं होगा। Al+3 2s2 2p6 है, इनर्ट गैस भी है, ऑक्टेट है, तो ये हो जाएगा। गैलियम 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10 है बच्चों। ठीक है ना, 3d10 है। ठीक है, 3d10, तो 3d10 का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तो है,
ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तो है, पर कौन सा सूडो इनर्ट है, इसको सूडो इनर्ट बोलते हैं, इस वजह से ये वाला आंसर नहीं होगा, आपका आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। देखो सल्फर थर्ड पीरियड का है, 4 बॉन्ड बना सकता है, पर ऑक्सीजन 6 बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड जनरली बनाता है, और ये 6 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, द कंपाउंड विच डज नॉट एग्जिस्ट पूछा गया है, तो द कंपाउंड विच डज नॉट एग्जिस्ट NCl3 एग्जिस्ट करेगा, पर NCl5 नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन वही डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, इसलिए आपका आंसर बी बॉम्बे। फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है, डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, ठीक है। हाँ भैया, डज नॉट ओबे लुईस ऑक्टेट रूल, तो CO तो C ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक। NO3 माइनस भी हो जाएगा, O माइनस और प्लस, ये ऊपर बताया था मैंने, O3 O डबल बॉन्ड O माइनस प्लस हो जाएगा। पर NO बच्चों, NO ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ये कैसे भी कर लो अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाएगा, ओड इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा। क्वेश्चन में पूछा है इनकम्प्लीट ऑक्टेट बताना है, तो NH3 की बात कर रहे हैं, तो NH3 कुछ इस तरीके से होगा। BF3 की बात कर रहे हैं, तो BF3 कुछ इस तरीके से होगा। और SiCl4 की बात कर रहे हैं, तो SiCl4 कुछ इस तरीके से होगा। CO2 कुछ इस तरीके से होगा। देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड एक लोन पेयर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर आपका बी बॉम्बे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, 8 से कम इलेक्ट्रॉन, हाइपोवेलेंट, इस तरीके से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। देखो PF5 5 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है, डी ऑर्बिटल अवेलेबल है आराम से। NOF3 की बात करें, तो NO नेगेटिव पॉजिटिव और 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन जाएंगे। वही पहले एक डबल बॉन्ड बनेगा, फिर देखेंगे अच्छा डबल बॉन्ड का जुगाड़ लग जाएगा, टूट जाएगा, तो प्लस माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। FCl3 3 क्लोरीन के साथ में बॉन्ड नहीं बना सकता, 3 क्लोरीन के साथ में बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। NO2Cl डबल बॉन्ड हो Cl 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, पर जुगाड़ लगाया जा सकता है प्लस माइनस से, तो एग्जिस्ट कर जाएगा। तो डज नॉट एग्जिस्ट में आपका आंसर C कलकत्ता हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से अपने, है ना, लुईस ऑक्टेट रूल के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओवरलैपिंग थ्योरी के क्वेश्चंस। और सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचिंग एक्सिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। नॉट अप्रोप्रिएट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। इनमें से कौन सी अप्रोचिंग एक्सिस अप्रोप्रिएट नहीं है। अप्रोचिंग एक्सिस अप्रोप्रिएट नहीं होने का मतलब हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की बात कर रहे हैं कि कौन सी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है बच्चों। तो कौन से PY से, अगर PY बेटा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस X है, तो PY परपेंडिकुलर होंगे और अपने आप पाई बॉन्ड बन जाएगा। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Y एक्सिस है, तो PY कुछ इस तरीके से होंगे, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो आंसर Y एक्सिस हो गया आपका। और अगर Z एक्सिस लें, तो PY परपेंडिकुलर होंगे और परपेंडिकुलर एक्सिस पे पाई बॉन्ड बनता है, इस वजह से बेटा आपका आंसर A आगरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं इसी के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट फॉर्म स्टेबल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इनमें से कौन स्टेबल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं बनाता। आयोडीन I2, फॉस्फोरस P2 अगर बनाना चाहे तो नाइट्रोजन N2 N ट्रिपल बॉन्ड N और ऑक्सीजन O2 O डबल बॉन्ड O। बेटा यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पर पाई बॉन्ड बनाना है। और पाई बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे 3p पाई ओवरलैपिंग होगी, जो कि साइज बड़ा होने की वजह से अनस्टेबल होती है, और अनस्टेबल होने की वजह से रूम टेम्परेचर पे फॉस्फोरस P2 की फॉर्म में नहीं मिलता, इस वजह से वो P4 में कन्वर्ट हो जाता है। आंसर आपका बी बॉम्बे हो जाएगा। बाकी ये तो 2p पाई ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग है, ये भी 2p पाई ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, इनमें से कौन पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे समझे पीपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, डीडी ओवरलैपिंग और डीपी ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखो एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसलिए आपका आंसर बी बॉम्बे। पी जो है वो पाई भी बना सकते हैं, सिग्मा भी बना सकते हैं, सिग्मा पाई डेल्टा, और ये पाई है ना, पाई और सिग्मा दोनों बना सकते हैं, पर आपका आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा क्योंकि ये हमेशा सिग्मा बनाएगा, पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा है स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। देखो बच्चों, यहाँ पे 1s ओवरलैपिंग सबसे स्ट्रांग होगी क्योंकि साइज छोटा है, पर 1s 2s और 1s 2p में 1s 2p ज़्यादा स्ट्रांग होगी, किसकी वजह से, डायरेक्शनल नेचर की वजह से। इस वजह से ये वाला गलत हो गया। 2s 2p 2s 2s 2p 2p, इसमें सबसे आगे आएगा 2p 2p। रीज़न क्या होगा, क्योंकि डायरेक्शनल नेचर, ठीक है। 2s 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 2p 2p 2p, ऑर्डर पूरा उल्टा आएगा, रीज़न क्या होगा, डायरेक्शनल नेचर। अब यहाँ पे देखो साइज छोटा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे साइज बड़ा हुआ तो डायरेक्शनल नेचर देगा, पी का डायरेक्शनल नेचर एस से ज़्यादा है, इसलिए आपका डी डेली सही हो जाएगा। पॉसिबल ओरिएंटेशन इन स्पेस फॉर अ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल ओरिएंटेशन क्या होंगे, इस चीज़ को समझते हैं। तो ओरिएंटेशन किससे पता चलते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स से, है ना, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स डी सबशेल में कितने होते हैं, 5, इस वजह से आंसर आपके 5। डायरेक्शन बताएगा किस किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है, ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन, और डायरेक्शन किससे पता चलते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल से। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी डेली। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज हैविंग लॉन्गेस्ट लोब। देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 2 है और n इज इक्वल टू 4 है। नंबर ऑफ शेल बढ़ता है तो साइज बढ़ता है, तो सबसे बड़ी लोब किसकी होगी, 4d की होगी, इसलिए आंसर डी डेली हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। देखो बच्चों, 2p पाई ओवरलैपिंग 2p पाई 3p पाई से स्ट्रांग होती है। रीजन क्या होता है, साइज छोटा है, इस वजह से स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, इसलिए ये करेक्ट है, पर हमको इनकरेक्ट पूछा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 3p पाई 3p पाई 2p पाई और 2p पाई 3d पाई में 3d पाई ज़्यादा होता है बच्चों, क्योंकि डायरेक्शनल नेचर जो है वो डी पाई में ज़्यादा होता है, तो वो ओवरलैपिंग अच्छी कर पाता है किसके कंपैरिजन में, पी के कंपैरिजन में, इसलिए ये भी आपका आंसर है ना, आपका आंसर यही हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। 1s और 2s में 1s वाला स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, 2s और 3s में 2s वाला स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इसलिए आपका आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा बच्चों। इफ एक्सिस इज द एक्स एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना, देन पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग हो, तो सबसे बढ़िया तरीका यही है, ये आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाई, ये पी वाई ऐसे होगा, डी एक्स वाई ये होगा, ऑर्बिटल अपने आप बोल उठेंगे कि हमें पाई बॉन्ड बनाना है। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो पी एक्स कुछ ऐसा होगा, डी एक्स वाई ऐसा होगा, जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगी, पी एक्स कुछ ऐसा होगा और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कुछ ऐसा होगा, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे जीरो ओवरलैपिंग और यहाँ पे पाई बॉन्ड, इस वजह से आपका आंसर ए आ गया क्योंकि इन्होंने पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम थर्मल स्टेबल कंपाउंड, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम थर्मल स्टेबल कंपाउंड। देखो HF के अंदर 1s 2p ओवरलैपिंग है, इसमें 1s 3p ओवरलैपिंग है, इसमें 1s 4p ओवरलैपिंग है और इसमें 1s 5p ओवरलैपिंग है। तो सबसे पहले कौन टूटेगा, 1s 5p, सबसे बाद में कौन टूटेगा, मतलब टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, HF रहेगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द मॉलिक्यूल हैज़ PP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग की बात करें तो किसके अंदर PP ओवरलैपिंग होगी, तो क्लोरीन, और क्लोरीन के अंदर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में 3p 3p
ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। यहाँ हाइड्रोजन है, एस है, हाइड्रोजन है, एस है, हाइड्रोजन है, एस है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन चेक मेथड से भी करेंगे तो आंसर ए आगरा ही आएगा, क्योंकि और दूसरा कोई पीपी ओवरलैपिंग वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का उसके पास पी है ही नहीं। पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं तो कौन सा पाई बॉन्ड स्ट्रांग होगा? ऑब्वियस सी बात है सेकंड ज़्यादा स्ट्रांग होगा सेकंड थर्ड से, और सेकंड थर्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा थर्ड से। तो देखो ये वाला ऑप्शन हटा दिया अपन ने, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, तो देखते ही आंसर आ रहा है ए आगरा। चेक करते हैं सेकंड पीरियड, सेकंड थर्ड और थर्ड। और सेकंड थर्ड में हम जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले समझा था, डी पाई बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना, पी पाई से, क्योंकि आपको अभी समझाया था मैंने डायरेक्शनल नेचर की वजह से डी वाला ज़्यादा अच्छा ओवरलैपिंग कर जाता है, इस वजह से 2p पाई 3d पाई ज़्यादा स्ट्रांग होता है 2p पाई 3p पाई से। dz स्क्वायर ऑर्बिटल इज कॉम्बिनेशन ऑफ, dz स्क्वायर ऑर्बिटल किसका कॉम्बिनेशन है? dz स्क्वायर ऑर्बिटल जो है बच्चों ये बनता है dz स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dz स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की मिक्सिंग से, तो यहाँ बन जाता है d2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड z पे होता है, इसलिए ऑर्बिटल का नाम जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है उसी के बेसिस पे रखते हैं, z पे मिल रहा है इसलिए z स्क्वायर नाम हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज वाई देन पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? वाई है। अब पाई बॉन्ड बनाना है तो पी एक्स पाई बॉन्ड बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, एस कभी भी नहीं बनाएगा, पी वाई सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, और पी वाई जीरो ओवरलैपिंग, क्योंकि कोई कॉमन एरिया नहीं है, इसलिए आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनमें से बॉन्ड स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या है? देखें यहाँ पे 1s और 2p ओवरलैपिंग में 1s की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। रीज़न क्या है? क्योंकि 1s साइज छोटा है इसलिए उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ शेल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइज छोटा है और स्ट्रेंथ का ऑर्डर उल्टा बना दिया, गलत हो गया। यहाँ पे अभी अपन ने देखा था डी पाई की स्ट्रेंथ पी पाई से ज़्यादा है इसलिए गलत हो गया। 2s और 2p में 2p की स्ट्रेंथ ज़्यादा है क्योंकि डायरेक्शनल नेचर ज़्यादा है, तो ये भी गलत हो गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं 45 पे। एज्यूमिंग द बॉन्ड डायरेक्शन टू बी z एक्सिस, which of the overlapping of atomic orbitals of two atoms A and B will result in, है ना, will result in bonding। चलिए बच्चों देखें यहाँ पे A और B के बीच में बॉन्ड बनना चाहिए और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस है। ठीक है भैया, देखें s ऑर्बिटल ऑफ A एंड px ऑर्बिटल ऑफ B, सवाल ही पैदा नहीं होता, जीरो ओवरलैपिंग है, खत्म। फर्स्ट वाले तो ऑप्शन ही हटा दो, सेकंड चेक करना है क्योंकि फोर्थ तो सब जगह है। हाँ भाई, एस ऑर्बिटल और पीजेड ऑर्बिटल बनने वाला बॉन्ड सिग्मा, और एस हमेशा चाहता है सिग्मा बॉन्ड बनाना, आंसर डी डेली होगा। थर्ड चेक करते हैं, पी वाई ऑर्बिटल पीजेड ऑर्बिटल जीरो ओवरलैपिंग क्योंकि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। एस ऑर्बिटल ऑफ बोथ ए एंड बी, सही बात है, ये तो सिग्मा बनेगा इसलिए आंसर डी डेली हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी इज मैक्सिमम। देखें यहाँ पे सल्फर है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है और क्लोरीन है। देखो बच्चों ऑक्सीजन सब में कॉमन है, तो ऑक्सीजन का अगर बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी में ऑक्सीजन का फिर कोई रोल नहीं है। जो चीज़ डिफरेंट है उससे देखेंगे, सिलिकॉन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज क्या होता जा रहा है बच्चों? कम होता जा रहा है। साइज कम होता जा रहा है तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी बढ़ेगी, क्योंकि पाई है ना, पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब होता है बेटा? जब साइज छोटा होता है, इजीली ओवरलैपिंग। जब साइज बढ़ता है तो इजीली ओवरलैपिंग नहीं होती। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी डेली हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, है ना, सेट ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, मतलब आपको इनको ओवरलैप कराना है पर पाई बॉन्ड नहीं बनना चाहिए। देखो बच्चों डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है या डेल्टा बनाता है।
ठीक है, या तो वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है या परपेंडिकुलर प्लेन में, तो ये वाला कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये बना सकता है जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स हो, तो ये देखो वाई और डी एक्स वाई पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स, ये है ना, सॉरी वाई, तो पी वाई का पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स लिखा मैंने, और ये इस तरीके से, क्योंकि कैन नॉट बोला है तो कोई सी भी ओवरलैपिंग हो सकती है, कोई सी भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो सकती है, तो उस पर चेक करना है अपन को। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए आगरा हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी वाई के साथ में जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा या डेल्टा बनाएगा, पाई नहीं बनाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज़ द हाइएस्ट बॉन्ड एनर्जी, इनमें से किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है। देखो ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ऑब्वियस सी बात है सेकंड की एनर्जी ज़्यादा होगी, इसलिए आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा। दो पीजेड ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए उनको ऐसे आना पड़ेगा, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस हो गई, तो अप्रोचिंग एक्सिस जेड एक्सिस हो गई। क्लियर बच्चों? हाँ भाई, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है, इसको खोल लो। सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी एच। हाँ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा और 1 2 3 पाई, इसलिए आंसर आपका है ना ए आगरा हो जाएगा। देखो पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, तीसरा बॉन्ड भी पाई, इस वजह से यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है और 10 सिग्मा बॉन्ड है। आंसर आपका ठीक है ना 10 सिग्मा और 3 पाई वाला हो जाएगा। इस तरीके से अपने ओवरलैपिंग थ्योरी के बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ में। बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चन मेरी बुक के सुपर प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनायनिक पार्ट ऑफ सॉलिड Cl2O6। तो ये आपको याद होना चाहिए कि सॉलिड Cl2O6 किस फॉर्म में मिलता है। बच्चों सॉलिड Cl2O6 आयन पेयर की फॉर्म में मिलता है, आयनिक फॉर्म में मिलता है, जो कि होता है ClO2+ एंड ClO4-। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे समझे कि अपन को पूछा गया एनायनिक पार्ट ऑफ सॉलिड Cl2O6। तो सॉलिड Cl2O6 ClO4 नेगेटिव एनायनिक पार्ट है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन अभी अपन निकाल देते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लो, इससे पता चल जाएगा 4 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा बच्चों इसका बी बॉम्बे। हाउ मेनी बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री आर प्रेजेंट इन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप ऑफ PCl5। बच्चों PCl5 कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो 1 2 3 तो 90 डिग्री के ऊपर की तरफ होंगे, ऐसे ही 3 नीचे की तरफ होंगे, तो 6 होंगे 90 डिग्री के। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल इन SF6। बच्चों SF6 ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री कुछ इस तरीके की होती है, और इसमें बच्चों ये 1 2 3 और 4 तो ऊपर हो गए 90 डिग्री के, 4 ही नीचे होंगे, तो टोटल 8 हो गए। पर बच्चों प्लेन के अंदर भी है, और प्लेन के अंदर भी है, तो इस तरीके से टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों 12 हो जाएंगे। 4 ऊपर 4 नीचे 12 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर एट 90 डिग्री टू वन अनोदर। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से क्या 90 डिग्री पे होती है? नहीं, 109 पे होती है। तो पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो फॉल्स के अंदर आपका बी ऑप्शन भी चला गया, ए ऑप्शन भी चला गया। अब आपको सी और डी पे कमेंट करना है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर एट 90 डिग्री टू वन अनोदर। बिल्कुल सही बात है। एडजासेंट ऑर्बिटल्स जो होती हैं ये एक दूसरे से सब 90 डिग्री पे होती है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बिल्कुल एक दूसरे से 120 डिग्री पे होती है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO3-, तो NO3- का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बच्चों।
ठीक है ना, ये NO3 माइनस है। तो यहाँ पे जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो 4 बॉन्ड 3 जगह रेजोनेंस कर रहे हैं, इस तरीके से 4/3 हो जाएगा। तो आपका ये भी ट्रू हो जाएगा, 1 + 1/3 120 90 एंड 90, आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग नंबर ऑफ p pi बॉन्ड इज इक्वल टू p pi d pi बॉन्ड्स। तो p pi बॉन्ड्स एंड p pi d pi बॉन्ड्स के इक्वल होने की बात चल रही है। तो अगर हम बात करें SO2 की, तो बेटा सबसे पहली बात तो वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए, तो C तो हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखें आप, तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 के बाद में एक p ऑर्बिटल बच रहा है जो पाई बॉन्ड बनाएगा, तो एक तो p पाई हो जाएगा और ऑक्सीजन का p पाई ऑर्बिटल। अब 2 पाई बॉन्ड बनाने, तो p होते हैं बच्चों टोटल 3, तो 2 तो ये चले गए, एक ये चला गया, तो p खत्म हो गए। अब नंबर है d का, तो d पाई p पाई, तो एक p पाई एक d पाई p पाई, आंसर वैसे तो ए आगरा हो जाएगा। और भी चेक कर लेते हैं। देखें बच्चों, SO3 की बात कर रहे हैं तो S डबल बॉन्ड हो, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, 2 p यूज हो चुके हैं, एक p बाकी है, तो p पाई और ऑक्सीजन का भी p पाई। अब आपको 3 पाई बॉन्ड बनाने, अभी तो आपका एक ही बना है, 2 पाई बॉन्ड और बनाने। 2 पाई बॉन्ड आपके कौन से बनेंगे बच्चों? d पाई, क्योंकि सल्फर थर्ड पीरियड का है और इसके पास में p ऑर्बिटल के साथ साथ d ऑर्बिटल भी अवेलेबल है, इसलिए d ऑर्बिटल यूज करेगा तो 2 d पाई p पाई ऑर्बिटल बनेंगे, है ना। यहाँ तो d पाई पॉसिबल है ही नहीं। POCl3 की बात करें तो POCl3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। sp3 के बाद में जो भी पाई बॉन्ड बनेगा बच्चों हमेशा d पाई p पाई बनेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे P तो सारे खत्म हो चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। चलिए बच्चों नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनाइनिक पार्ट ऑफ N2O5? N2O5 NO2 प्लस और NO3 माइनस में मिलता है। एनाइनिक पार्ट NO3 माइनस है और NO3 माइनस का जो एनाइनिक पार्ट है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें सिग्मा 3 है, लोन पेयर 0 है, ठीक है, सिग्मा 3 है, लोन पेयर 0 है, तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों इसका sp2 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग सिमिलर ज्योमेट्री की बात की जा रही है ना, तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा बच्चों। BeF2 लीनियर है, H2O बेंट है, BCl3 जो है वो आपका ट्राइगोनल प्लेनर है, PCl3 ट्राइगोनल पिरामिडल है, BF3 आपका ट्राइगोनल प्लेनर है, CH3 आपका ट्राइगोनल प्लेनर है, आंसर आपका डी डेली हो जाएगा। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट बच्चों पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप डज नॉट डिस्क्राइब टू एनी ऑफ द अबव स्पीशीज, इनमें से कौन सा जो है वो शेप इनमें अवेलेबल नहीं है। तो बच्चों अपन शेप बना लेते हैं, इसका ट्राइगोनल पिरामिडल शेप आएगा, स्क्वायर पिरामिडल, ये लीनियर शेप आएगा, ये बेंट शेप आएगा, ये स्क्वायर प्लेनर होगा और ये ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, ठीक है। तो आपको स्क्वायर पिरामिडल नज़र आ रहा है, स्क्वायर प्लेनर भी नज़र आ रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर कहीं नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए सी कलकत्ता, और लीनियर नज़र आ रहा है आराम से XgF2। नेक्स्ट बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। देखो बच्चों 3 सिग्मा और 3 लोन पेयर वाली स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? 3 सिग्मा 3 लोन पेयर वाली स्पीशीज एग्जिस्ट क्योंकि एक दूसरे को 90 डिग्री पे रिपेल करते हैं। लोन पेयर कभी भी 90 डिग्री पे नहीं आते हैं, इस वजह से XgF3 नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, सिस्टम अनस्टेबल होता है। फिर देखें, फाइंड द स्पीशीज मॉलिक्यूल इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, ठीक है ना। इसमें से किसमें सेंट्रल एटम पे सबसे ज़्यादा लोन पेयर है? तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ClO 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 एक लोन पेयर आ गया। एक ही है भैया लोन पेयर, Cl डबल बॉन्ड हो, फ्लोरीन और पॉजिटिव चार्ज 6 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर। BH4 नेगेटिव में तो एक भी लोन पेयर नहीं है, इसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो भी काम चल जाएगा। 2 लोन पेयर आए जीनोन के ऊपर, सेंट्रल एटम पे पूछा था, आंसर डी डेली हो जाएगा।
बेंजाइन के अंदर बोला गया है, बेंजाइन कुछ इस तरीके का होता है बेटा, बेंजाइन कुछ इस तरीके का होता है जिसके अंदर यहाँ पे बेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालते टाइम बच्चों बॉन्ड एंगल को प्रायोरिटी दी जाती है, ना कि सिग्मा और लोन पेयर को। और बेंजाइन के इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे बेंट है, बेंट का मतलब 180 डिग्री नहीं है, और 180 डिग्री नहीं है इसका मतलब ये sp नहीं है। तो sp नहीं है तो कौन सा बेटा, sp2 ही है। तो बेंजाइन में सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट ऑफ Cl2O6। Cl2O6 बच्चों ClO2 प्लस और ClO4 माइनस होता है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3, सी कैलकाटा आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ पाइप एंड सिग्मा बॉन्ड इन केस ऑफ लुईस स्ट्रक्चर ऑफ SO4 2 माइनस। लुईस स्ट्रक्चर बनाना SO4 2 माइनस का तो हमें ऑक्टेट फॉलो करते हुए बात करनी है। ऑक्टेट फॉलो करते हुए बात करनी है तो ये डबल बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा। SO नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव और +2, इस तरीके से 4 सिग्मा और 0 पाई बॉन्ड आ जाएंगे। द ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन केस ऑफ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, जिसके अंदर spx और dx² माइनस y² xy प्लेन वाले और z एक्सिस पे pz और dz², आंसर सी कैलकाटा हो जाएगा। चलिए फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्पीशीज हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे मिनिमम नंबर ऑफ लोन पेयर बताने हैं। तो BrF3 की बात करें तो इसके पास में 2 लोन पेयर होंगे। बेटा स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, आप समझ रहे होंगे स्ट्रक्चर की कितनी इंपॉर्टेंस है। ट्रिक से काम नहीं चलेगा, ट्रिक से फास्ट आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, बिना ट्रिक की मदद के स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 और I3 माइनस 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से सेंट्रल एटम पे यहाँ 3 लोन पेयर है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसलिए आपका आंसर सी कैलकाटा हो जाएगा। इफ प्योर p ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन ऑफ H3O+। देखो H3O+, O+ की बात करें तो O+ नाइट्रोजन के जैसा इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। अब इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, और जब p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएंगे, p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तीनों परपेंडिकुलर होंगे तो कुछ इस तरीके का नजर आएगा। और इस तरीके के स्ट्रक्चर को वापस से घुमा के देखोगे तो वो ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर ही बनेगा, तो इसको पिरामिड स्ट्रक्चर ही बोलेंगे बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट, द स्पीशीज विच इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप। इनमें से कौन सी टेट्राहेड्रल नहीं है। ICl4 नेगेटिव नहीं है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है बच्चों स्क्वायर प्लेनर होता है ना। ICl4 नेगेटिव स्क्वायर प्लेनर होता है क्योंकि 2 लोन पेयर 2 सिग्मा 4 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है। BF4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल है, ALH4 नेगेटिव भी टेट्राहेड्रल है और NF4 पॉजिटिव भी टेट्राहेड्रल है बच्चों। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। देखिए ये बच्चों लीनियर है और ये भी लीनियर है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है और ये ट्राइगोनल पिरामिडल है। आंसर दिख गया वैसे तो, और भी चेक कर लेते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर टेट्राहेड्रल और ये भी टेट्राहेड्रल है, इसलिए आपका आंसर बी बॉम्बे। नेक्स्ट बच्चों, विच ऑफ फाइंड द पेयर of species having same shape but different hybridization। same shape different hybridization, same shape same hybridization, different bent shape और again bent shape और hybridization sp2 sp3, यही है वो जिसकी हमें तलाश थी। समझ गए, ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, हाइब्रिडाइजेशन sp ज्योमेट्री भी सेम, ये लीनियर है sp3d के अंदर, है ना, 3 लोन पेयर, और ये वाला बच्चों बेंट है, इस वजह से आपका आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ ऑल कार्बन एटम इन बेंजीन। बेंजीन के अंदर हर कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों, sp2 होता है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आगरा, ठीक है। फिर देखें, dz² ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्री। देखो बच्चों,
sp3d स्क्वायर पिरामिडल जो होता है उसके अंदर कुछ इस तरीके से शेप होता है जिसमें dx² माइनस y² यूज़ करते हैं, एस पी एक्स पी वाई और पी जेड और dx² माइनस y²। टेट्राहेड्रल कुछ इस तरीके का होता है। एंटी प्रिज्मेटिक स्क्वायर, एंटी प्रिज्मेटिक में एस पी एक्स पी वाई पी जेड, dx² माइनस y², ठीक है ना, dxy dyz और dxz, कुछ इस तरीके से ज्योमेट्री यूज़ की जाती है तो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर बनता है। sp3d2 की बात करें तो sp3d2 जो है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर होता है और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर होता है, जिसमें यहाँ पे यूज़ किया जाता है एस पी एक्स पी वाई और dx² माइनस y², और इस एक्सियल पोजीशन पे dz और dz² और pz, इसलिए आपका आंसर सी कलकत्ता। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज 2 पाई बॉन्ड्स इन इट्स स्ट्रक्चर। देखते हैं, N3 माइनस कुछ इस तरीके का होता है बेटा, SCN माइनस S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N माइनस C3H4, है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सभी सही है, सबके अंदर 2 पाई बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। XeF6 सॉलिड जो है वो XeF5 प्लस और F माइनस होता है, जिसके अंदर Xe 1 2 3 4 5 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है 1 2 3 4 5 6 sp3d2 होता है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बोलते हैं। d ऑर्बिटल टेक पार्ट इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा sp3d हाइब्रिडाइजेशन में 2 ही तरह के d ऑर्बिटल हो सकते हैं, एक dz² और एक dx² माइनस y²। dz² ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। अब अपन को पूछा है कौन सा d ऑर्बिटल यूज़ किया जाता है, अगर ये दोनों होते तो दोनों आंसर, और इनमें से जो भी एक हो वो आंसर हो जाएगा, आंसर सी कलकत्ता। NH4 प्लस का शेप टेट्राहेड्रल होता है और BF4 नेगेटिव का भी शेप टेट्राहेड्रल होता है। 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है वैलेंस शेल में, मतलब सेंट्रल एटम आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रॉन ले दे के जैसे भी है, तो टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। हाँ भाई, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटल 5 लोन पेयर इन मॉलिक्यूल। तो अब अपन को यहाँ पे सेंट्रल एटम के साथ साथ सराउंडिंग एटम के लोन पेयर भी चेक करने हैं बच्चों, तब जाके काम चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो 4 लोन पेयर है, जबकि यहाँ पे आपके पास ज़्यादा लोन पेयर है बच्चों। यहाँ पे आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 5 लोन पेयर, 1 2 3 4 5, और आंसर बी बॉम्बे, ठीक है। ClF3 तो वैसे ही गेम से बाहर हो चुका है, एक फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर होते हैं और 3 पे 9, तो यही हो गया, और क्लोरीन के कितने 2 11 लोन पेयर है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाओगे तो दिख जाएगा, आपको लग रहा होगा सर आपने ऐसे कैसे कर दिया। जीनोन के 2 लोन पेयर, आप स्ट्रक्चर बनाना सीखो, फटाफट काम होगा, ठीक है। और 15, एक फ्लोरीन का 3, इस तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टी शेप्ड। तो टी शेप्ड कौन सा होगा, सबसे पहले तो PCl3 देखें, ट्राइगोनल पिरामिडल है। BCl3 जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। NH3 की बात करें तो ट्राइगोनल पिरामिडल है। ClF3 टी शेप है, 2 लोन पेयर 3 सिग्मा sp3d हाइब्रिडाइजेशन के साथ में। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर। C डबल बॉन्ड ओ लीनियर, BCl2 इज ऑल्सो लीनियर एंड NO2 प्लस इज ऑल्सो लीनियर, सो आंसर ऑल ऑफ दी। तो इसी के साथ में अपने हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपके चैनल केम स्टूडियोज में, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के क्वेश्चंस, बेसिक केमिकल बॉन्डिंग एक्सरसाइज के। ये दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल व्हेन कंबाइन विथ वाटर। तो मॉलिक्यूल डज नॉट अटैक ऑन सेंट्रल एटम। जब वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करने आएगा तो वाटर का जो लोन पेयर है वो वेकेंट ऑर्बिटल की तलाश में जाएगा। यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल फॉस्फोरस पे जाके अटैक करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। नाइट्रोजन क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, पर वेकेंट ऑर्बिटल नाइट्रोजन के पास नहीं, के पास है
इसलिए अटैक क्लोरीन पे होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन के पास है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो यहाँ पे अटैक जो है वो क्लोरीन पे होगा बच्चों, और यहाँ पे अटैक कार्बन पे होगा पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ। ये आपका आंसर बी बॉम्बे हो। इनमें से कौन सी लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन नहीं होता? डी दिल्ली, क्योंकि SF6 इज नॉट अ लुईस एसिड। यहाँ पे I2 लुईस एसिड की तरह काम करेगा, I3 माइनस H2CO3 बन जाएगा, यहाँ पे वाटर CO2 पे अटैक करेगा, यहाँ पे OH अटैक करेगा, H प्लस और BOH होल 4 माइनस बन जाएगा। इस तरीके का आंसर डी दिल्ली हो। वन इज लीस्ट बेसिक अमंग द फॉलोइंग ट्राईहेलाइड। तो यहाँ पे बच्चों NF3, NCl3, NBr3, Ni3 सब में लोन पेयर डोनेशन हो रहा है ना, और सब में लोन पेयर डोनेशन हो रहा है। तो आप समझे यहाँ पे कि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसको माइनस आई। ये लोन पेयर डोनेशन सबसे वीक हो जाता है, इसलिए आंसर ए आगरा हो जाता है। ऑफ देम फॉलोज ऑक्टेट रूल एंड ऑल्सो एक्ट एज लुईस एसिड। इनमें से कौन ऑक्टेट रूल फॉलो करता है? तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता, ये 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं करता, ये भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं करता, पर SiF4 जो है वो ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखता है और लुईस एसिड की तरह काम करता है, क्योंकि ऑर्बिटल है। इस आंसर जो द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन शो लुईस एसिडिटी। इनमें से कौन लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है? देखिए यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इस वजह से ये लुईस एसिड नहीं है। CO2C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड लुईस एसिड की तरह काम करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है ना। Br2 में भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है ब्रोमीन के पास में, तो ये भी है ना लुईस एसिड की तरह काम करेगा। और SnCl2 की बात करें तो SnCl लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो ये भी लुईस एसिड की तरह काम करेगा। और HF जो है वो प्रोटॉन डोनर एसिड है, H प्लस डोनर है ना, तो इस वजह से ये लुईस एसिड की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। ये अपना खुद का H प्लस देता है, ना कि दूसरे से लेता है। तरीके से आपका आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ना कि दूसरे से OH लेता है। नेक्स्ट उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज है ना विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड। इनमें से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड है? बेटा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसके लोन पेयर लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, वो अच्छा लुईस एसिड होगा, है ना। यहाँ पे देखें कि ये जब ये एडक्ट बना है तो BF कोऑर्डिनेट बॉन्ड NH यहाँ पे 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, दोनों का हाइब्रिडेशन बच्चों sp3। नेक्स्ट देखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन फॉर द कंपाउंड फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ SbF5 एंड SO2। देखो SO2 यहाँ पे लुईस एसिड की तरह, लुईस बेस की तरह काम कर सकता है, पर +5 पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़बरदस्त है, सराउंडिंग एटम फ्लोरीन है, तो यह लुईस एसिड की तरह काम करेगा, ये लुईस बेस की तरह काम करेगा। अब देखें यहाँ पे SbF5 नॉर्मली क्या होगा? SbF5 1 2 3 4 5, sp3d है। अब SO2 आएगा लोन पेयर लेके अटैक करेगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो हाइब्रिडेशन sp3d से sp3d2 हो जाए। अब sp3d2 हो जाएगा, यहाँ पे बता देते हैं Sb होगा क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O के साथ होगा। ये सब एक प्लेन में होंगे और ये भी इनके साथ प्लेन में होगा। तो 1 2 3 4 5 7 एटम प्लेन में हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, SbF5 रिएक्ट विथ XeF4 टू फॉर्म एन एडक्ट। जब SbF5 XeF4 के साथ रिएक्ट करेगा, इसकी लुईस एसिडिक नेचर ज़्यादा है, तो ये F माइनस को एक्सेप्ट कर लेगा, ये बन जाएगा SbF5 नेगेटिव, SbF6 नेगेटिव, और ये बन जाएगा XeF3 पॉजिटिव, ठीक। अब पूछा है शेप ऑफ केटाइन, पहले केटाइन का शेप बताना है, तो ज़ीनोन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, लोन पेयर और लोन पेयर, इस तरीके से टी शेप हो जाएगा इसका, और टी शेप वाला एक ही ऑप्शन है बी बॉम्बे, और ये sp3d2 ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा बच्चों, तो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें,
88 MF प्लस XgF4 की बात कर रहे हैं तो F माइनस और M प्लस है, F माइनस इस पे जाके अटैक करेगा तो ये बन जाएगा M प्लस और XgF5 नेगेटिव, और XgF5 नेगेटिव पेंटागोनल प्लेनर स्पीशीज होती है बच्चों, और पेंटागोनल प्लेनर है तो आंसर सी कैलकाटा sp3 पेंटागोनल प्लेनर। ठीक, नेक्स्ट IF7BF3 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसको तो वैसे ही भूख लग रही है, लुइस एसिड है, ये किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, क्योंकि ये अगर दे देगा तो और खत्म हो जाएगा, ये तो लेगा, ठीक है ना, ये लेगा, ठीक है, तो ये लेगा तो बनेगा IF6 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव। BF4 नेगेटिव कैसा होगा बच्चों, टेट्राहेड्रल होगा। IF6 पॉजिटिव कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी कैलकाटा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के क्वेश्चंस भी अपने कंप्लीट हो गए। चलिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स के क्वेश्चन जिसके अंदर बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करते हैं। मेरी बुक सुपर प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि फ्री बुक है, PDF है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। PMS सर के नाम से टेलीग्राम का चैनल आप सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे आपको ये बुक फ्री मिल जाएगी, और इसके अलावा बहुत सारे नोट्स भी आपको फ्री मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास में, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल के अंदर एस कैरेक्टर, क्वेश्चन नंबर 90 डिस्कस कर रहे हैं, एस कैरेक्टर इज फाउंड टू बी मैक्सिमम इन लोन पेयर प्रेजेंट एट सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में लोन पेयर मैक्सिमम एस कैरेक्टर वाला होना चाहिए, मतलब लोन पेयर के अंदर एस कैरेक्टर मैक्सिमम होने चाहिए। NH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है बच्चों, कौन सा है, sp3 है। H2O में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और SF2 में हाइब्रिडाइजेशन वो भी sp3 है। पर ASH3 बच्चों नो हाइब्रिडाइजेशन, ड्रेगो रूल याद आ रहा होगा आपको, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली हाइड्राइड जो ट्रिक है अपनी, ठीक है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली हाइड्राइड, इसमें नो हाइब्रिडाइजेशन। और आर्सेनिक, इसमें जो लोन पेयर है वो होता है बेटा प्योर s ऑर्बिटल में, है ना, प्योर s ऑर्बिटल में अगर लोन पेयर है, प्योर s ऑर्बिटल में लोन पेयर है, इसका मतलब लोन पेयर में 100% ऑलमोस्ट s कैरेक्टर है, ठीक है। पर अगर मैं बात करूं इन तीनों की तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो लगभग 25 से ज्यादा और 30 के आसपास इसके अंदर s कैरेक्टर होंगे। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, A, B और C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, it has been observed that percent S character in SBH bond in SBH3 0.5%। अगर SBH बॉन्ड में, अब पहले मैं SBH3 यहां पे बना लेता हूं, SBH3, ठीक है बच्चों। अब ये 3 बॉन्ड है अपने पास और एक लोन पेयर है, ठीक। अब यहां पे एक बॉन्ड में बोला गया है 0.5% S कैरेक्टर, 0.5% S कैरेक्टर एक बॉन्ड में, तो 3 बॉन्ड में कितने होंगे, 1.5 हो जाएंगे बच्चों। टोटल S कैरेक्टर 100 होते हैं, तो लोन पेयर में S कैरेक्टर कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 98.5। इसलिए आपका आंसर बच्चों कौन सा हो जाएगा, सी कलकत्ता हो जाएगा। क्लियर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसमें, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 92 में बोला जा रहा है द ऑर्बिटल ऑक्यूपाई मोर स्पेस विल हैव मोर एस कैरेक्टर एंड अकॉर्डिंगली विच इज इनकरेक्ट, है ना। तो देखें लोन पेयर अगर बोला जाए कि पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है, तो जो इसमें लोन पेयर होता है वो कहां जाता है, जहां पे स्पेस ज्यादा है, 90 डिग्री वाली स्पेस पे, 72 वाली इक्वेटोरियल पे नहीं, एक्सियल पे जाएगा। तो लोन पेयर विल गो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है बच्चों, ठीक है ना। तो लोन पेयर कहां जाएगा अपना,
इक्विटोरियल पोजीशन पे नहीं, एक्सियल पोजीशन पे। तो ये क्या बोला है, लोन पेयर विल गो एक्सियल पोजीशन ऑफ पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, सही दिया गया है। लोन पेयर विल गो टू द इक्विटोरियल पोजीशन, बिल्कुल। टीबीपी ज्योमेट्री जो है इसमें लोन पेयर कहां जाएगा, लोन पेयर जाएगा इक्विटोरियल पोजीशन पे, तो ये भी सही दिया गया है। एक्सियल बॉन्ड लेंथ ऑफ पेंटागोनल बाई पिरामिडल इज लॉन्गर देन इक्विटोरियल, ये गलत बात हो गई। ये यहां पे एंगल ज्यादा आ रहा है ना बच्चों, और एंगल ज्यादा आ रहा है तो एक्सियल बॉन्ड छोटा होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में, तो ये गलत हो गया, ठीक है। और इक्विटोरियल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में इक्विटोरियल छोटे होते हैं क्योंकि वहां परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द परसेंट पी कैरेक्टर इन द ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर इन वाटर मॉलिक्यूल। बच्चों यहां पे आपको कुछ वैल्यूज दे रखी है और वैल्यूज को यूज करेंगे। वाटर ओ एच एच, लोन पेयर लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स टॉपिक को यहां पे यूज करेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स से पता चलता है कि कोस थीटा इज इक्वल टू -0.5, इसका मतलब कोस थीटा इज इक्वल टू -1/i से आ जाता है ना, -1/4। तो यहां से i की वैल्यू बच्चों आ जाती है अपने पास में 4। अब i 4 हो गया, अपन को परसेंट पी कैरेक्टर लोन पेयर वाले में बताना है बच्चों, लोन पेयर वाले में परसेंट पी कैरेक्टर। तो देखो i 4 आया, तो यहां से s का पता चलेगा, s क्या होता है 1/1 प्लस i, है ना, इज इक्वल टू 1/5, मतलब 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा बच्चों s, ठीक है ना। s 20% कहां आया, बॉन्ड में आया, s 20% आया, यहां पे भी s 20 आएगा। तो यहां पे देखो 100 में से 40 गए तो बच्चे 60, और 60 2 पे डिवाइड होंगे तो यहां आएगा 30, और यहां पे भी आएगा बच्चों 30। ये बात समझ में आई, ठीक। ये s आया, s अगर 30 है तो p कितना होगा 70, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कुछ s है कुछ p है। अगर s 30 है तो p कितना होगा 70। इस तरीके से आपका आंसर सी कैलकाटा, कैलकुलेट द परसेंट p कैरेक्टर इन द ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर इन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। एज द s कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीजेस, जब परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ता है, बॉन्ड एंगल बढ़ता है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज होता है क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता है, और बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता है। तो ये गलत और ये गलत, आंसर आपका बी बॉम्बे। हाँ भाई, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। जब भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, Cl डबल बॉन्ड O माइनस और लोन पेयर, ठीक है। Br डबल बॉन्ड O माइनस और लोन पेयर, और I डबल बॉन्ड O माइनस और लोन पेयर। अब यहां पे देखो सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सब में सराउंडिंग एटम सेम है, बॉन्डिंग पैटर्न सेम है, लोन पेयर सेम है, डिफरेंट क्या है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का साइज जितना छोटा होगा बच्चों, स्टेरिक क्राउडिंग मतलब रिपल्शन उतना ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। तो ClO3 माइनस का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, उससे कम BrO3 माइनस, उससे कम IO3 माइनस। आंसर आपका बी बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ XO बॉन्ड इन HPO3 2 माइनस। HPO3 2 माइनस के अंदर, तो P लिया मैंने डबल बॉन्ड O माइनस और H, ये इसका स्ट्रक्चर होगा बच्चों PO3 माइनस का। तो ये रेजोनेंस कितनी जगह हो रहा है बेटा, 3 जगह, और इन 3 जगह पे कितने बॉन्ड है बेटा 4 बॉन्ड्स। तो 4/3 आपका यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। 4/3 का मतलब 1.33 होगा। ClO4 नेगेटिव लेते हैं बच्चों, ClO4 नेगेटिव का ये स्ट्रक्चर होगा। अब ClO4 नेगेटिव में रेजोनेंस 4 जगह हो रहा है, और वहां कितने बॉन्ड है 7, तो 7/4 इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से आपका आंसर डी डेली हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग
रिलेशन बिटवीन एडजेसेंट एंगल। देखो ClF3 आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, बेंट टी। सबसे पहले जब भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आएगा स्ट्रक्चर बनाएंगे, समझ गए ना, गलती नहीं होगी बच्चों। अब देखो यहाँ पे बॉन्डिंग पैटर्न सेम है, लोन पेयर सेम है, सराउंडिंग एटम सेम है, तो डिफरेंट क्या है, सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम का साइज छोटा, बॉन्ड एंगल ज्यादा, सेंट्रल एटम का साइज छोटा, बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो ये बेसिक केमिकल बॉन्डिंग अपना चल रहा है, और बेसिक केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्लोरीन का साइज छोटा है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए आंसर आपका बी बॉम्बे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, और क्वेश्चन में पूछा है द कंपाउंड हैविंग शॉर्टेस्ट एसओ बॉन्ड लेंथ। देखो बच्चों थोड़ा सा ऊपर करके इसको जगह यूज करते हैं। हाँ भाई, स्ट्रक्चर बनाते हैं SO3F का, एस डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O F। यहां पे बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 2 आ रहा है बच्चों। क्यों आ रहा है लेस देन 2? रेजोनेंस होगा ना बेटा, तो बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 2। यहां पे देखो, यहां पे वैसे साफ देखने पे पता चल रहा है, पर फिर भी अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे और बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 2, ठीक। यहां पे देखो बच्चों, एस डबल बॉन्ड O फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। अब देखो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया बच्चों, तो इन दोनों से तो छोटा ही होगा। जब भी अपन को बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है और सेम एटम्स की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, मतलब SO सब में SO कंपेयर करना है, तो पहला फैक्टर बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे लेस देन 2 2, और अपन को शॉर्टेस्ट पूछा है, इसलिए मैं हायर साइड पे जा रहा हूं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर 2 है बच्चों, पर एक चीज बताऊं मैं आपको, यहाँ पे ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये sp2 होता है बच्चों, और ये जो है वो sp3 है। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 यहां पे भी है, बॉन्ड ऑर्डर 2 यहां पे भी है, पर यहां पर %s कैरेक्टर बच्चों ज्यादा है, और %s कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। आंसर आपका सी कलकत्ता हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग SF2Cl2, SF और Cl, ये हो गया भाई, ठीक है। 2 एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर कंपेयर टू 2 इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। गलत बात हो गई, क्योंकि बेटा इस संसार में चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, फ्लोरीन और क्लोरीन में हमेशा क्लोरीन वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, तो पहला वाला इनकरेक्ट है, इसलिए मैंने सीधे आंसर ए लगा दिया, नोट करेक्ट पूछा था। अब देखो दोनों SF बॉन्ड सेम होंगे, दोनों Cl बॉन्ड सेम होंगे, लोन पेयर इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, लोन पेयर फिक्स रहेगा, कहां पे रहेगा, इक्विटोरियल पोजीशन पे फिक्स रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है टोटल राइट एंगल्ड, है ना, ClPCl मतलब फॉस्फोरस के अराउंड क्लोरीन क्लोरीन वाले बॉन्ड एंगल, ठीक है ना, 90 डिग्री वाले कितने कितने हैं। तो देखो PCl5 में बच्चों sp3d है ना, तो 3 ऊपर है 3 नीचे है, 6 है सबसे पहली चीज। तो फिर उसके बाद में 6 0 6 0 6 वाला और कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो यहाँ पे जबरदस्ती टाइम खराब नहीं करना है, PCl4 पॉजिटिव पे नहीं निकालना है, क्योंकि 6 के बाद जो ऑप्शन है उसमें दोनों में 0 0 है, इसलिए जबरदस्ती टाइम नहीं खराब करना है। PCl6 नेगेटिव, PCl6 नेगेटिव जो है बच्चों वो sp3d2 है, स्क्वायर बाई पिरामिडल है, और स्क्वायर बाई पिरामिडल है तो स्क्वायर बाई पिरामिडल है तो आपका आंसर डी डेली हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर 12 होंगे। 12 कैसे होंगे, 4 तो स्क्वायर में, 4 ऊपर वाले पिरामिड के, 4 नीचे वाले पिरामिड के, स्क्वायर बाई पिरामिड, ऑक्टाहेड्रन, तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन इज एब्सेंट इन NH3। अगर NH3 में हाइब्रिडाइजेशन एब्सेंट हो तो NH3 में जो बॉन्ड बनाने जाएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन वाली ऑर्बिटल, वो कौन है, P वाली है। P की 3 ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने जा रही है, समझो P की 3 ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने जा रही है, तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। अब इसको यूं घुमा के ऐसे रखोगे तो भी तो पिरामिड ही नजर आएगा, शेप तो पिरामिडल ही होगा बच्चों, ठीक है ना। तो सुनो मेरी बात को, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा और शेप पिरामिडल ही रहेगा।
तीनों बॉन्ड एक जैसे होंगे, शेप NH3 विल बी पिरामिडल, बिल्कुल सही बात है। एंगल 90 डिग्री का, एंगल जो 107 का है वो नहीं होगा, आंसर डी डेली हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 90 डिग्री एंगल इन इट्स स्ट्रक्चर? 90 डिग्री एंगल इन इट्स स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे IF7 जो है वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल है। देखो जितने भी ये बाई पिरामिडल है ना स्ट्रक्चर आ रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर हमेशा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि किसी के रेस्पेक्ट में वो पिरामिड बना है तो वो 90 डिग्री आएगा ही आएगा। ये स्क्वायर बाई पिरामिड, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिड, तीनों के अंदर 90 डिग्री का एंगल। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर। 103 नंबर के अंदर आपसे पूछा जा रहा है OPX बॉन्ड एंगल, OPX बॉन्ड एंगल, तो ये बहुत बढ़िया है, POF3 है ना। अब F की जगह आपने लगा दिया Cl, Cl की जगह लगा दिया आपने Br। सबसे पहले तो अपन O तो फिक्स है, पहले यहां पे इफेक्ट देखो, फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन, तो एंगल कौन सा बड़ा होगा? ब्रोमीन वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो रिलेटिवली फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन ब्रोमीन में रिलेटिवली ब्रोमीन वाला बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, और जैसे ही ब्रोमीन वाला बॉन्ड एंगल बड़ा हुआ OBr बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। समझ गए? तो OPF बॉन्ड एंगल ज्यादा, उससे कम OCl, उससे कम OBr, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए आगरा। समझे? फिर से सुनो, फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, अरे यार ये है, जैसे ये 3 उंगली मेरी आपको फिंगर्स नजर आ रही होगी, अगर मैं बोलूं कि मैं इन दोनों के बीच का गैप बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच का गैप कम हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं ब्रोमीन ब्रोमीन, फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, तो ब्रोमीन ब्रोमीन वाला एंगल बड़ा होगा स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से, तो ऑक्सीजन और ब्रोमीन वाला एंगल सबसे कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर पूछा है CO बॉन्ड लेंथ का, CO बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर तो बहुत सिंपल है। CO का बॉन्ड ऑर्डर C ट्रिपल बॉन्ड O लोन पेयर, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O O माइनस O माइनस। बॉन्ड ऑर्डर 3 है, 2 है, 4/3 है, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, आंसर C कैलकाटा हो जाएगा। क्लियर है? पूछा है किस में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, तो दो को कंपेयर करते हैं। देखो NF3 और NCl3 में NCl3 ज्यादा होगा, क्योंकि क्लोरीन सराउंडिंग एटम की साइज की वजह से। ठीक है, अब OF2 और NF2 में, OF2 NF3 में NF3 ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे बच्चों 2 लोन पेयर है और यहां एक ही लोन पेयर है। लोन पेयर का इफेक्ट एज लाइक NH3 एंड H2O। यहां PCl3 और NCl3 में कंपेयर करें तो NCl3 ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज छोटा होता है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, है ना। तो ओवरऑल ज्यादा किसका आया? NCl3 का, तो आंसर बी बॉम्बे। इस तरीके से रिलेट करना है, जब इधर उधर के आ जाए तो दो को कंपेयर करो जो एक दूसरे से कंपेयर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग है शॉर्टेस्ट NH बॉन्ड लेंथ? इनमें से सबसे छोटी NH बॉन्ड लेंथ कौन सी है? देखो बच्चों, ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp3 है और ये भी sp3 है। तो सबसे ज्यादा परसेंट एस कैरेक्टर किस में होंगे? sp2 वाले में, और परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, इसलिए आपका आंसर बी बॉम्बे। शॉर्टेस्ट पूछा था इसलिए अपन ने बाकी को देखा ही नहीं, सिर्फ एक ही sp2 से हो गया काम, क्योंकि NH बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 1 होगा। 1 मैंने बॉन्ड ऑर्डर इसलिए नहीं देखा क्योंकि NH H है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, इस वजह से NH बॉन्ड ऑर्डर नहीं देखा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम बॉन्ड एंगल अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के अराउंड मिनिमम बॉन्ड एंगल, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और लोन पेयर है, डिस्टोर्शन है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, तो सराउंडिंग एटम डिफरेंट, सेम लोन पेयर, सेम सेंट्रल एटम, सेम हाइब्रिडाइजेशन, फ्लोरीन का बॉन्ड एंगल लिस्ट होता है। आंसर ए आगरा। परसेंटेज कैरेक्टर वाला फैक्टर डोमिनेटिंग होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला और बॉन्ड एंगल लिस्ट हो जाता है।
चलिए 108, which of the following molecule or ions has different bond angle? Different bond angle. सोचो डिफरेंट बॉन्ड एंगल का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? सोचो। हाँ भाई देखें यहां पे इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट सोचना था, बिल्कुल। F4 90 डिग्री एक ही टाइप का है, एडजेसेंट है ना। BF4 माइनस 109 सारे एक जैसे है, पर SF4 में बच्चों दो तरह के एंगल है, एक इक्विटोरियल और एक इक्विटोरियल एक्सियल बच्चों, इसलिए आपका आंसर सी कैलकाटा। डिफरेंट बॉन्ड लेंथ पूछा था, सॉरी एंगल नहीं लेंथ पूछा था, तो यहां पे अपन को नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल देखनी थी, तो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन का साइज बड़ा है, पर बच्चों सबसे पहली चीज लोन पेयर होना चाहिए। अगर यहीं पे BF3, BCl3, BBr3 और BI3 होता तो इक्वल आता, क्योंकि इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, पर यहां पे बच्चों समझ गए बात को, बी बॉम्बे। क्लियर? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल इक्वल बॉन्ड एंगल्स? इनमें से सारे बॉन्ड एंगल है ना, ऑल इक्वल बॉन्ड एंगल, सारे बॉन्ड एंगल एक जैसे होने चाहिए भाई, सारे बॉन्ड एंगल एक जैसे होने चाहिए। कहां गए तुम? हाँ ये रहे, ठीक है। इससे पहले वाला आंसर लगा दिया अपन ने? हाँ लगा दिया, देखो है ना। CHCl3 में दिख रहा है दो तरह के होंगे, एक HCH और एक HCl, तो ये तो सॉरी HCCl, तो ये तो अलग ही होंगे। यहाँ पे तीन तरह के होंगे, HCH, HCF और FCF, ये भी अलग तरह होंगे। यहाँ एक ही तरह का होगा HNH, यहाँ पे अलग अलग तरह के, कौन कौन से? HNH, HNO, अलग अलग तरह के एंगल है। तो एक तरह का एंगल सिर्फ किसके अंदर है? सारे इक्वल होंगे, एक तरह का मतलब इक्वल NH3। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ONO बॉन्ड एंगल इज हाईएस्ट? इनमें से कौन सा ONO बॉन्ड एंगल हाईएस्ट है? NO2 पॉजिटिव, NO3 माइनस, ठीक है। बॉन्ड एंगल बताना है बच्चों हाईएस्ट, डबल बॉन्ड O नेगेटिव लोन पेयर। देखो यहाँ पे ये 180 डिग्री और इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता एंगल 180 डिग्री, ये 120 है, ये लेस देन 120, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए आगरा हो जाएगा। क्लियर? 111 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ PQRS इन फॉलोइंग कंपाउंड। PQRS है ना, करेक्ट बॉन्ड लेंथ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ PQRS। देखो यहाँ पे ये बॉन्ड ऑर्डर 3/2 बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर 3/2, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2, यहाँ पे कौन सा पूछा है? 1, यहाँ पे 4/3। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम, सबसे कम क्यों होगा? एक ही ऑप्शन है, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है बच्चों, समझ गए ना। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। नेक्स्ट, 113, इनमें से किस ट्राई एटॉमिक प्लेनर स्पीशीज में बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन 104 लेस देन एंगल इन परफेक्टली टेट्राहेड्रल? परफेक्टली टेट्राहेड्रल में 109 का होता है, और ट्राई एटॉमिक तो NH3 को हटाओ क्योंकि ये टेट्रा एटॉमिक है। OCl2 एक्सेप्शन है 109 से ज्यादा का। अब ये दो बचे, वो तो अपन जानते हैं कि वाटर के अंदर 104.5 होता है, पर ऐसे समझो ये दोनों 109 से कम वाले, पर आपको चाहिए 104 से ज्यादा और 109 से कम। इसका मतलब इन दोनों में से जिसका एंगल ज्यादा होगा वो ही आएगा, और वो आपका OH2 होगा, क्योंकि फ्लोरीन में तो बॉन्ड एंगल लीस्ट होगा। तरीका समझ में आया? कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो करिए, रीजनिंग क्वेश्चन है ये। फिर से सुनो, आपको ट्राई एटॉमिक देखना था, प्लेनर देखना था, पहली चीज तो आपने NH3 को हटा दिया, OCl2 को इसलिए हटा दिया क्योंकि उसका एंगल 109 से ज्यादा था। अब आपको देखना है 109 से कम पर 104 से ज्यादा, मतलब अब आपको ज्यादा की तरफ जाना है। कम तो दोनों में है,
कम तो OF2 में भी है, OH2 में भी है, पर ज्यादा की तरफ जाना है तो ज्यादा वाला आपका OH2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग I बॉन्ड लेंथ इन फ्री I3 माइनस। I और I, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, I3 माइनस, दोनों बॉन्ड लेंथ सेम आएगी, दोनों बॉन्ड लेंथ सेम आएगी। I डिस्टेंस, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द I बॉन्ड लेंथ इन फ्री I3 माइनस। फ्री I3 माइनस के अंदर, फ्री I3 माइनस के अंदर दोनों I बॉन्ड लेंथ सेम होगी, है ना। 2I डिस्टेंस आर सेम, शॉर्ट नहीं होगी, ठीक है ना। I डिस्टेंस डिफरेंट नहीं होगी, रेजोनेंस नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर सी कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड लेंथ ऑफ SO बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम पूछा है। देखो यहां पे S डबल बॉन्ड O लोन पेयर X और X लिख दिया मैंने, ठीक। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ बताना है, ठीक है। मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ बताना है तो यहां पे %S कैरेक्टर कम होने चाहिए, समझ गए। यहां %S कैरेक्टर कम मतलब यहां पे ज्यादा होने चाहिए। अब ज्यादा कब होंगे, जब X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम मतलब SOBr2। एक तरीका, दूसरे तरीके से समझाता हूं, ठीक है। तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसे समझो, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वहां पे %S कैरेक्टर कम, तो SO बॉन्ड पे %S कैरेक्टर ज्यादा, और %S कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ, %S कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। पर आपको चाहिए थी मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, तो इसका पूरा उल्टा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस CC बॉन्ड लेंथ विल बी हाईएस्ट। इनमें से CC बॉन्ड लेंथ किस में हाईएस्ट होगी। देखो यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, यहाँ पे 4 फ्लोरीन है, यहाँ पे 6 फ्लोरीन है। और फ्लोरीन जितने ज़्यादा होंगे, फ्लोरीन जितने ज़्यादा होंगे बच्चों, फ्लोरीन जितने ज़्यादा होंगे बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। उल्टा कर दो, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा, फ्लोरीन पे %S कैरेक्टर कम, CC बॉन्ड पे %S कैरेक्टर ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। अब उल्टा कर दो, आपको चाहिए लार्जेस्ट CC बॉन्ड लेंथ, उल्टा कर दो, फ्लोरीन कम तो %S कैरेक्टर वहां पे ज़्यादा, फ्लोरीन कम वहां पे %S कैरेक्टर ज़्यादा, तो CC पे %S कैरेक्टर। समझ गए। देखो यहाँ पे है फ्लोरीन, फ्लोरीन पे %S कैरेक्टर ज़्यादा है ना, मतलब इस वाले पे %S कैरेक्टर कम, तो यहाँ %S कैरेक्टर ज़्यादा, तो यहाँ लिखते हैं एज फ्लोरीन इंक्रीजेस %S कैरेक्टर इन CF बॉन्ड डिक्रीजेस, ठीक है। तो %S कैरेक्टर इन CC बॉन्ड है ना, CC बॉन्ड इंक्रीजेस, ठीक है। तो CC बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। अब उल्टा कर दो पूरा, एज फ्लोरीन डिक्रीजेस %S कैरेक्टर इन CF बॉन्ड इंक्रीजेस, %S कैरेक्टर इन CC बॉन्ड डिक्रीजेस, CC बॉन्ड इंक्रीजेस, CC बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। तो आपका आंसर 2 फ्लोरीन वाला हो जाएगा, बी बॉम्बे। क्लियर। नेक्स्ट, which of the following statement is are incorrect for following species? BO3 minus, C double bond O, O minus O minus, NO3 minus। बच्चों ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बिल्कुल सही बात है ना, सेम बॉन्ड एंगल है, पर पाई बॉन्ड सेम, तो इन दोनों में तो पाई बॉन्ड सेम है, तो ये वाला तो ऑर्डर गलत हो गया ना बेटा। और बॉन्ड एंगल तीनों का सेम है, क्योंकि ये भी 120 है, इंडिविजुअल देखो, रेजोनेंस होगा इंडिविजुअल देखो 120, ये भी 120 है, तो आपका आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द करेक्ट ऑर्डर इन विच DOO इंक्रीजेस। DOO मतलब बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने वाला करेक्ट ऑर्डर। देखो
H2O2 में OO बॉन्ड लेंथ है ना, बॉन्ड ऑर्डर 1 है H2O2 का, ठीक। O2 का बॉन्ड ऑर्डर बच्चों 2 है, और O3 की बात करें O डबल बॉन्ड O माइनस और प्लस, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ये है आपका 1.5, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर जिसका कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ बच्चों ज्यादा होगी, इसलिए आपका आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑल बॉन्ड लेंथ आर नॉट इक्वल। यहां पे देखो ये है एक्सियल और इक्विटोरियल वाला, इसलिए यहां पे सेम नहीं है। बाकी चेक करें तो ये सारे एक ही प्लेन में हैं, सबके बीच का एंगल सेम है, इक्विटोरियल एक्सियल का कोई चक्कर नहीं है, ये चारों सेम है, मतलब बॉन्डिंग हाइब्रिड इक्विवेलेंट वो वाला कॉन्सेप्ट। NF3 की बात करें, NF3 तीनों एक जैसी है, ठीक है। BF3 तीनों एक जैसी है, तो आपका आंसर बच्चों कौन सा हो जाएगा, डी दिल्ली। इस तरीके से अपने बॉन्ड पैरामीटर के क्वेश्चंस बच्चों कंप्लीट होते हैं। तो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई है अपनी बेसिक केमिकल बॉन्डिंग की। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ में। बाय, टेक केयर। चलिए दोस्तों, तो आज प्लेनर एंड नॉन प्लेनर के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं अपन। और सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन व्यू ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के रेस्पेक्ट में अपन को इसके लिए सही ऑप्शन चूज करने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये मॉलिक्यूल दे रखा है और ऑप्शन में नॉन प्लेनर, म्यू नॉट इक्वल टू 0, ए एंड बी बोथ एंड म्यू इज इक्वल टू 0। तो दोनों चीज़ इसके अंदर चेक करनी है अपन को, प्लेनर भी चेक करना है, पोलर भी चेक करना है। बच्चों देखो यहाँ पे आप देखो 1 2 3 ओड नंबर में पाई बॉन्ड है, और ओड नंबर में पाई बॉन्ड होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ये प्लेनर हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लेनर होने के बाद में देखें तो ये पूरा एक प्लेन में है, तो ये Cl का वेक्टर, ये Cl का वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये H का वेक्टर, ये H का वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो म्यू 0 हो जाएगा इसका, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What may be the geometry of molecule if AX3 molecule has 0 dipole moment? अगर AX3 मॉलिक्यूल का नॉन जीरो लिखा गया है, नॉन जीरो, तो AX3 के 3 पॉसिबल शेप होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल पिरामिडल और बेंट टी शेप होता है बच्चों, ठीक है। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो AX3 को बोला गया है नॉन जीरो डाइपोल, मतलब इसको डाइपोल है, इसमें डाइपोल है, ये पोलर है, ठीक है ना। तो ये तो नॉन पोलर होता है, तो ट्राइगोनल प्लेनर तो नहीं होगा, पर बेंट टी शेप और पिरामिडल शेप दोनों का डाइपोल नॉन जीरो होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखें, प्लेनर एंड पोलर भी बोला गया है। B3N3H6 इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है बच्चों, जिसका इस तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बोरोन, ये बोरोन, ये बोरोन एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, इसलिए नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर। हमको पोलर भी पूछा है, प्लेनर भी पूछा है, ठीक है ना। पोलर बताना, BrF2Cl, BrF2Cl बच्चों बैंड्स रूल लगाएंगे यहाँ पे, F ऊपर F नीचे Cl यहाँ पे, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। तो ये इस तरीके से ये मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। टी शेप की वजह से प्लेनर भी है और पोलर भी है, क्योंकि कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा है, इसलिए आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा। ये देखें बेटा, ये कैसे भी कर लो, दोनों तरफ सिमेट्री है, तो ये दोनों के दोनों जो है वो नॉन पोलर हो जाएंगे। और हमसे वैसे भी पोलर पूछा है, तो इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखें यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन इन सिंगल प्रेजेंट इन सिंगल प्लेन, तो ये एल्यूमिनियम लिया आपने, इसमें CH3 जोड़ा। अब ये जो CH3 है ना,
इसमें से एक हाइड्रोजन वेज पे ले लो, एक डैश पे ले लो, ठीक है। एल्यूमिनियम के अराउंड ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, तो वही एक हाइड्रोजन प्लेन में एक वेज पे एक डैश पे, है ना, एक हाइड्रोजन प्लेन में एक वेज पे और एक डैश पे बच्चों। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और 7 एटम एक प्लेन में आ जाएंगे। आंसर ए आगरा हो जाएगा। पूछा है पोलर एंड प्लेनर, पोलर एंड प्लेनर, तो SF4C सा ज्योमेट्री है बच्चों, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका नॉन प्लेनर। BF2Cl जो है वो आपका प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर, और पोलर भी है क्योंकि कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, इसलिए आपका आंसर बी बॉम्बे। और भी चेक कर लेते हैं। ये बेटा नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी कैसा हो गया, नॉन पोलर, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द प्रॉपर्टी विच डज नॉट फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ NX3। NX3 के कौन से फॉलोइंग ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं? देखो बच्चों, बॉन्ड एंगल है ना, सराउंडिंग एटम का साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, NX बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है, पोलैरिटी अलग आएगी। देखो यहाँ पे बॉन्ड पोलैरिटी की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, तो है ना, बॉन्ड पोलैरिटी की बात करूंगा तो 3.0 और 4.0 1.0 डिफरेंस आ रहा है। फिर ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद में फिर यहाँ पे पोलैरिटी बढ़ने लगेगी, क्योंकि 3.0 2.8, फिर 3.0 2.6, तो पोलैरिटी बढ़ने जा रही है। तो पहले पोलैरिटी कम हुई, फिर उसके बाद पोलैरिटी बढ़ गई, इस वजह से आपका आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा, ठीक है ना। नोट फॉलो पूछा था अपन से क्वेश्चन के अंदर। 126 देखें, प्लेनर मॉलिक्यूल पूछा गया है, तो 1 2 3 4, तो 4 आ गए हैं, तो ये तो प्लेनर, फिर नॉन प्लेनर, फिर प्लेनर, फिर नॉन प्लेनर, ये तो नहीं होगा, ठीक है। प्लेनर नॉन प्लेनर नहीं होगा, ये वाला देखो बिल्कुल ये तो प्लेनर होगा बेटा। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो सी कलकत्ता हो जाएगा, ठीक। पूछा है अमंग दीज नॉन प्लेनर स्पीशीज। देखो बच्चों, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये पिरामिडल है, ये जो है ट्राइगोनल प्लेनर है, ये पिरामिडल है और ये भी पिरामिडल है, ठीक, और ये प्लेनर स्पीशीज है, ठीक। तो अब आपको देखना है, तो ये वाला प्लेनर नॉन प्लेनर है ना, प्लेनर, और आपको नॉन प्लेनर पूछा है तो ये नहीं होगा, NO3 माइनस प्लेनर नहीं होगा, NO3 माइनस प्लेनर नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो आंसर बी बॉम्बे, पिरामिडल पिरामिडल पिरामिडल। चलिए बच्चों, नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड आपका बताना है, नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड। ये C2H4 मॉलिक्यूल है, C2H4 मॉलिक्यूल एक प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, इसका पाई बॉन्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस प्लेन में नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है। तो पाई बॉन्ड के लिए नोडल प्लेन मॉलिक्यूलर प्लेन होगा, खत्म, सिंपल आंसर। नेक्स्ट, है ना, इसको ऐसे समझो बच्चों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सपोज करो ये मॉलिक्यूल XY प्लेन में है और पाई बॉन्ड Z एक्सिस पे बना है, तो पाई बॉन्ड अगर Z एक्सिस पे बन रहा है तो कहाँ नहीं बन रहा है, XY प्लेन में नहीं बन रहा है, इसलिए नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, ठीक है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल सेम शेप बट डिफरेंट पोलैरिटी। सेम शेप बट डिफरेंट पोलैरिटी मतलब प्लेनर नॉन प्लेनर, ठीक है ना, पोलर नॉन पोलर। देखो यहाँ पे ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, ठीक है, शेप भी डिफरेंट है, ये शेप सेम है, दोनों पोलर है। C डबल बॉन्ड और N2O, ये पकड़ में आ गया बेटा। ये देखो, ये शेप सेम है पर ये प्लेनर है, सॉरी पोलर है, ये नॉन पोलर है, इसलिए आंसर सी कलकत्ता हो जाएगा, ठीक है ना। SO2 की बात करें तो SO2 कुछ इस तरीके का होगा बेटा, और SO3 शेप ही डिफरेंट आ गया, तो कमेंट ही नहीं करना है अपन को कुछ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स द फर्स्ट वन इज मोर पोलर देन द सेकंड वन। फर्स्ट वन इज मोर पोलर। देखो SO3 तो नॉन पोलर है, तो या तो ये इससे ज्यादा, ये फर्स्ट वाला ज्यादा करना है तो नॉन पोलर से तो ज्यादा ही होंगे ना सब, कोई भी, या उसके बराबर होंगे, कम तो होने का सवाल ही नहीं, तो ये तो नहीं होगा। वैसे भी ये पोलर है
तो उल्टा हो गया ऑर्डर। NF3 NH3 में बेटा NH3 का ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि यहाँ पे सम हो जाता है। देखो ये NF3 में लोन पेयर का ऊपर और फ्लोरीन का नीचे, ठीक है, और NH3 के अंदर लोन पेयर का भी ऊपर और हाइड्रोजन का भी ऊपर, तो सेकंड वाले का ज़्यादा गलत, ये वाला सही है। म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी में इस जगह डी फैक्टर अप्लाई होता है, पहले वाले का ज़्यादा हो जाएगा दूसरे वाले से, ठीक है ना। PF2Cl3 और PF3Cl2, बेटा PF2Cl3 बेंड्स रूल से स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों? नॉन पोलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। और ये वाला होगा पोलर, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन एक आ जाएगा प्लेन में जो कैंसिल आउट नहीं होने देगा किसी को, इसलिए आपका आंसर सी कैलकाटा। चलिए नेक्स्ट पूछा है विच इज प्लेनर। बच्चों ये ज्योमेट्री सीसो ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है सॉरी, और ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो स्क्वायर प्लेनर नाम में ही छुपा हुआ है बच्चों प्लेनर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर एंड पेंटागोनल प्लेनर स्पीशीज। नॉन पोलर एंड पेंटागोनल, ये देखो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, ये स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है, ये पेंटागोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। पेंटागोनल प्लेनर ज्योमेट्री एक ही केस में आती है बेटा, इसके अलावा और कोई केस में नहीं आती। ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, तो अपने आप चेक करने की जरूरत नहीं, आंसर सी कैलकाटा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर डाइपोल मूवमेंट मेजरमेंट ऑफ द कंपाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द डाइपोल मूवमेंट मेजरमेंट ऑफ द कंपाउंड, है ना। तो इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द परसेंट आयनिक कैरेक्टर इन अ बॉन्ड, बिल्कुल। इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द पर्टिकुलर, बेटा सिस ट्रांस आइसोमर भी पता चल जाते हैं, है ना, और शेप भी पता चल जाता है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो पोलर नॉन पोलर देने पर, ठीक है ना। इसके अलावा परसेंट आयनिक कैरेक्टर म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल करके निकालते हैं, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी का डाइपोल से कोई कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, बॉन्ड एनर्जी और डाइपोल का कोई रिलेशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट। जीरो डाइपोल मूवमेंट का मतलब बच्चों होता है नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में ये देखो आप ClF3, ये तो पोलर है, ठीक है ना। ICl2 ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है। ICl ClI बीच में लोन पेयर लीनियर शेप है ना बेटा, लीनियर शेप होने की वजह से लोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट, Cl एक दूसरे को कैंसिल आउट, तो ये जीरो डाइपोल मूवमेंट। सीसो इस पोलर, इसका नॉन जीरो डाइपोल होगा, जबकि पूछा जीरो वाला है, ठीक है। इफ द मेजर्ड डाइपोल मूवमेंट फॉर द मॉलिक्यूल इज जीरो, देन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द शेप एंड द हाइब्रिडाइजेशन, शेप और हाइब्रिडाइजेशन दोनों प्रिडिक्ट करने की बात की जा रही है। देखो बच्चों ये है ट्राइगोनल AX3 है, मॉलिक्यूल का डाइपोल जीरो, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये वाले और ये वाला जो होता है इसका, ये पोलर ये नॉन पोलर, तो म्यू इज इक्वल टू जीरो। इसमें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ट्राइगोनल प्लेनर होगा और sp2 होगा, बिल्कुल सही बात है। AX4 में नॉन पोलर के आपके पास में दो ऑप्शन है नॉन पोलर के, तो हम ना शेप प्रिडिक्ट कर सकते ना हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट कर सकते। AX5 में आपके पास नॉन पोलर के दो ऑप्शन है, जिसके अंदर आप ना तो शेप प्रिडिक्ट कर सकते ना हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट कर सकते। AX2 में आपके पास में नॉन पोलर का शेप तो एक ही है, लीनियर, पर बच्चों इसके दो पॉसिबिलिटी है, एक sp और एक sp3d, तो इसके अंदर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते शेप एज वेल एज हाइब्रिडाइजेशन। शेप तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं पर हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट बेटा इस वाले केस में क्लोरीन में डिस्टेंस फैक्टर आता है, फिर उसके बाद में अपने पास में है ना क्यू फैक्टर आता है, क्यू फैक्टर की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर की वजह से ये ऑर्डर बन जाता है, बी बॉम्बे आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट, तो CCl4
is non-zero. C2H6, CO2, SO2, यहां पे ये हो जाता है पोलर, और बाकी सब सिमेट्रिकल है तो नॉन पोलर, इसलिए आंसर डी डेली। नॉन जीरो का मतलब पोलर, ठीक है ना। ये देखें हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट पूछा है बेटा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा और ये इसको कैंसिल आउट, ये इसको कैंसिल आउट करेगा और इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा और उसका फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस, मतलब म्यू डैश पूछा है ना, म्यू स्क्वायर प्लस 2 है ना, प्लस 2 म्यू स्क्वायर, क्योंकि वो म्यू 1 म्यू 2 सेम है, कोस 60 डिग्री आएगा, ध्यान रहे इस चीज़ का, ठीक है ना। अब ये देखो, ये इन दोनों का 120 का एंगल जो है वो एग्जैक्ट इन दोनों के बीच में आएगा और इसी के इक्विवेलेंट होगा। तो अगर अपन इसको म्यू बोल रहे हैं, इसको भी म्यू बोल रहे हैं, इसको भी म्यू बोल रहे हैं, तो रिजल्टेंट इसका 2 म्यू आएगा, और ये तो कम ही आएगा, इतना नहीं आ पाएगा। 2 म्यू के लिए आपको 4 म्यू स्क्वायर करना पड़ेगा। कोस थीटा जो है वो 1 से कम होता है, कोस 60 1 से कम होता है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो कम आएगी 2 म्यू से। समझ में आ गई बात, क्लियर। यहाँ पे देखो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये सिर्फ म्यू है, इसलिए आंसर सी कैलकाटा। वेक्टर्स लगाएंगे इसके अंदर, वेक्टर से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए 139 करते हैं। तो 139 में पूछा है आपको, अच्छा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, CF3 है, तो CF3 को अपन कौन सी पोजीशन पे डाल दो, एक्सियल पोजीशन पे, CF3 CF3, यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH3 और CH3, तो ये तो एक दूसरे को ज़ीरो कर देंगे, ये भी ज़ीरो कर देंगे, इस तरीके से ओवरऑल ये ज़ीरो हो जाएगा। और अपन को नॉन ज़ीरो पूछा है, मतलब म्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो पूछा है, मतलब पोलर पूछा है बच्चों, ध्यान रहे। PF3Cl2 ये अभी अपन ने देखा था, है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को अपन पहले तो एक्सियल पोजीशन पे रख दो, फिर बचे तो यहाँ रख दो, यहाँ आने की वजह से वो ज़ीरो नहीं कर पाएगा, इसलिए आंसर बी बॉम्बे। BF3 जो है वो सिमेट्रिकल है, ज़ीरो हो जाएगा। CCl4 सिमेट्रिकल है, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट यहाँ देखें, इफ IFXN टाइप स्पीशीज आर प्लेनर एंड नॉन पोलर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट। देखें यहाँ पे सबसे पहले तो स्पीशीज बना लेते हैं, IF2 पॉजिटिव, IF3, IF2 नेगेटिव और IF5। अब प्लेनर एंड नॉन पोलर, प्लेनर नॉन पोलर, देखो बेटा IF2 जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो V शेप है, तो ये प्लेनर तो होगा पर साथ में पोलर भी होगा, ठीक। IF3 जो है वो T शेप आएगा, है ना बेटा, T शेप आएगा और T शेप आएगा, और T शेप होता तो प्लेनर है पर साथ में पोलर भी होगा। IF2 नेगेटिव की बात करें तो IF2 नेगेटिव जो है, ओहो ये तो sp3d है बेटा, ये लीनियर होगा और ये प्लेनर होगा, साथ में नॉन पोलर भी होगा, तो अपना ये आंसर तो आ ही गया। IF2 नेगेटिव जो है वो इस तरीके का होगा बेटा, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक। अब IF5 की बात करें तो IF5 जो है वो कुछ इस तरीके का होगा, स्क्वायर पिरामिडल शेप में, और पिरामिड है तो नॉन प्लेनर होगा, और अपन को तो प्लेनर पूछा है इसलिए आंसर सी कैलकाटा। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 1 का प्लेनर पोलर नॉन पोलर वाला पार्ट, प्लेनर और पोलर वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेक्शन के साथ।